कल हमने फाइबर्स तक डिस्कशन कर लिया था। उससे पहले हमने मसल्स वाले चैप्टर को भी डिस्कस कर लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स की, और वो हमारी ट्रेनिंग में कैसे इम्पैक्टफुल हैं, क्यों काम में आते हैं, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल्स को जान लेते हैं। बेसिकली ये आपके कुछ आपके आप इन्हें कह सकते हो ट्रेनिंग पैरामीटर्स हैं जो सेटल करना जरूरी है। अगर ये सेटल नहीं हो पाएंगे तो हम उतनी अच्छी ट्रेनिंग प्लान नहीं डिजाइन कर पाएंगे। ये हमारे लिए आप कह सकते हो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये चार पैरामीटर्स हैं जिनको देखते हुए ही हम आगे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी आती है, टाइम आता है, वॉल्यूम आता है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। हालांकि फिट प्रिंसिपल सिर्फ तीन चार चीजें बताता है हमें, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। बट हम इससे डेप्थ में भी हम बात करने वाले हैं। हम वॉल्यूम को भी समझेंगे और कैसे वो काम में आता है उसको भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? इससे पहले मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर है ना, मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर हमने न्यूट्रिशन वाले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ये उसके दो पार्ट्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। क्या है बेसिकली? मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, द रेट एट विच कैलोरीज आर बर्न्ड। वो सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वापस उसको करने का मतलब नहीं बनता। तो इसलिए डायरेक्टली हम फिट प्रिंसिपल पे आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स वगैरह जो चैप्टर है वो बचा हुआ है ऊपर, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है वेट ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, एक तो हमें समझ सकते हैं इसको मसल फ्रीक्वेंसी के तौर पे, मसल फ्रीक्वेंसी। और एक हम समझ सकते हैं ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो तरीके से हम इस फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। मसल फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे रहेगा कि आप वीकली बेसिस पे अपने मसल्स को कितनी बार ट्रेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिंगल बॉडी पार्ट कर रहा हूँ तो मेरा मसल फ्रिक्वेंसी क्या होगा? सिंगल होगा, वन होगा, है ना। क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक बार एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहा हूँ। चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ तो एक बार कर रहा हूँ, बैक को कर रहा हूँ तो एक बार कर रहा हूँ, या जितने भी मसल है तो उनको एक बार ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसको बोल देते हैं हम मसल फ्रिक्वेंसी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जैसे पीपीएल है, पुश पुल लेग्स है। ठीक है, पुशिंग वाले दिन हम क्या करते हैं? सारे पुशिंग मूवमेंट करते हैं, चेस्ट, ट्राइसेप्स हो गया और आपका शोल्डर हो गया। दूसरे पी वाले दिन हम करते हैं बाइसेप एंड बैक। तीसरे वाले दिन हम करते हैं लेग्स, और इसी को फिर से रिपीट करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा मसल है वो टू टाइम उसकी मसल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हफ्ते में दो बार उसको ट्रेन कर रहे हैं हम। समझ आ गया मसल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है यार कितने दिन आप ट्रेनिंग करते हो, कितने दिन आप एक्टिव हो, कितने दिन आप रेगुलर ट्रेनिंग करते हो। वो तो आपके इंडिविजुअल गोल्स के हिसाब से हो जाएगा, और आपके स्केड्यूल के हिसाब से हो जाएगा, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है। वो 4 दिन भी हो सकता है, वो 6 दिन भी हो सकता है, वो 3 दिन भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना। कि 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 6 दिन रहेगा। उसको हम ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कह देंगे। बेसिकली कितने बार आप एक्टिव होते हो, कितने बार आपके वर्कआउट है हफ्ते के अंदर, वो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मसल फ्रीक्वेंसी जो है ना, इसी को थोड़ा अगर हम और आगे एक्सटेंड करें इस टॉपिक को, मसल फ्रीक्वेंसी वाले को, क्योंकि वेट ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जिमिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमें जरूर जानना पड़ेगा कि मसल फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए, है ना। तो हम मसल फ्रीक्वेंसी को तीन कैटेगरी में डाल देते हैं क्लियर करने के लिए, समझने के लिए। एक हम डाल देते हैं लो मसल फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, लो मसल फ्रीक्वेंसी में। एक हम डाल देते हैं हाई मसल फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, और एक हम डाल देते हैं मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन कैटेगरीज में हम मसल फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर लेते हैं। अब जो लो मसल फ्रीक्वेंसी होती है, जो लो मसल फ्रीक्वेंसी है, ये इसके अंदर क्या रहता है कि हम लो मसल का फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी मसल की बहुत कम बार ट्रेन हो रहा है, मतलब सिंगल मसल है जो आपका ट्रेन होता है एक हफ्ते के अंदर। जैसे सिंगल बॉडी पार्ट है ना, वो लो मसल फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है कि हफ्ते में सिर्फ आप एक बार ट्रेन करते हो एक मसल ग्रुप को। जैसे बाइसेप एक दिन कर लिया, ट्राइसेप एक दिन कर लिया, बैक एक दिन कर लिया,
अपना लेग्स एक दिन कर लिया, इस तरीके से ये हो गया सिंगल मसल फ्रिक्वेंसी। तो इसको लो मसल फ्रिक्वेंसी में की जो कैटेगरी है उसके अंदर कंसिडर करेंगे, क्योंकि बहुत कम ट्रेन कर रहे हैं इसको हम। उसके बाद आता है हमारा हाई मसल फ्रीक्वेंसी। हाई मसल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है जहाँ पे ज्यादा है मसल फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्री, थ्री से ज्यादा, थ्री और मोर, है ना। जैसे ये वाला हो सकता है मिक्स बॉडी पार्ट में, जैसे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन आप मिक्स बॉडी पार्टी कर रहे हो तो हाई मसल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ज्यादा बार आप ये मसल को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है ना। देन आता है मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी। मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी में आता है आपका 2 to 3 टाइम। ठीक है, जैसे कि पीपीएल हो गया, पुश पुल लेग्स हो गया, वो आपका क्या है, मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी है। ऐसे अपर बॉडी लोअर बॉडी का हो गया, वो भी आपका मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज में हमने समझ लिया इसको। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग कौन सी मसल फ्रीक्वेंसी बेस्ट होगी, कौन सी बेस्ट होने वाली है। अब ये तो डिपेंड करता है ना इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, उसके गोल के ऊपर। लो मसल फ्रीक्वेंसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हाई मसल फ्रीक्वेंसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, एंड मॉडर्न मसल फ्रीक्वेंसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। चलो समझते हैं इस चीज को थोड़ा और अच्छे से। अब मान लो आपका हाइपरट्रॉफी गोल है। ठीक है, आपका गोल है मसल साइज गेन करना, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज करना, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी या मसल साइज मैंने लिख दिया। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और मान के चलते कि जो हमारा लेवल है वो भी इंटरमीडिएट लेवल है, मॉडरेट लेवल है, इस कंडीशन में हम फॉल कर रहे हैं। तो हमारे लिए कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी बेस्ट होगा, हाई वाला फ्रीक्वेंसी बेस्ट होगा, मॉडरेट वाला बेस्ट होगा, या फिर हमारे लिए जो है लो मसल फ्रीक्वेंसी बेस्ट होगा। इसमें से कौन सा आपको ज्यादा बेटर साउंड करता है, ज्यादा सही लगता है। पहले तो आप बताओ, फिर मैं आप इसके बारे में बताता हूँ। चलो मॉडरेट के ऊपर काफी आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, चलो एक आंसर लो के ऊपर भी आया कि लो मसल फ्रीक्वेंसी बेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो ट्रेनिंग्स है ना वो कॉमनली यूज की भी जाती है इंटरमीडिएट लेवल के लिए, अगर आप देखिए। पुश पुल लेग को भी हम एग्जांपल लेते हैं मॉडरेट वाला, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने वाले हैं अपने मसल ग्रुप को, तो मॉडरेट में डाल देते हैं उसको। और सिंगल बॉडी पार्ट जो है, सिंगल बॉडी पार्ट, उसको हम डाल देते हैं किसका, लो मसल फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल। अब ये दो ट्रेनिंग आपने बोले कि बेस्ट है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी के लिए और इंटरमीडिएट लेवल के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग्स है ये दोनों में से कौन सी बेस्ट है। ठीक है, एक तो बात कर लेते हैं पहले सिंगल बॉडी पार्ट की। सिंगल बॉडी पार्ट में हम करते हैं सिंगल मसल ग्रुप ट्रेन। एक मसल ग्रुप को हम ट्रेन करते हैं और उसको हम डिप्लीट करते हैं, पूरे 4-5 एक्सरसाइज करते हैं, उसके 3-3 सेट करते हैं। तो वो जो सेट वॉल्यूम है वो हमें एक दिन के अंदर अचीव करना होता है, मतलब जितने भी हम उस मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं वो हमारा अभी इस वीक में आ जाएगा। उसके बाद वो बहुत लंबे गैप के बाद दूसरे वीक में आने वाला है। बात समझ में आ गई। सिंगल बॉडी पार्ट की कहानी बता रहा हूँ मैं ये आपको। सिंगल बॉडी पार्ट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए, और जो उतने ज्यादा सही नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वर्कआउट के बीच में, उन फैक्टर्स को डिजाइन अभी हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि हमारा जो मसल ट्रेन हुआ है वो बहुत लंबे अंतराल के बाद आएगा, मीन्स बहुत लंबे गैप के पास आएगा। तो जो गैप बिटवीन मसल ट्रेनिंग है वो बहुत लंबा है। जैसे अगर आज आपने मंडे को चेस्ट कर लिया है, तो भैया आपका जो ये चेस्ट वर्कआउट है ये नेक्स्ट मंडे आने वाला है, तो बीच में पूरे 1 हफ्ते का डिफरेंस है। ठीक है, एक बात। चलो इतनी सी बात हो गई। दूसरी बात, ये कॉम्प्लिकेशन है, एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप है तो फिर तो ये आपके मसल और आपकी रिकवरी को भी अफेक्ट करेगा। समझ रहे हो आप।
अगर इसमें इतना लंबा गैप है तो ऑब्वियसली आपके गैप जो है आपकी मसल रिकवरी को, रिकवरी तो आपकी चलो इजीली हो जाएगी, बट हाँ आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट करेगा, एमपीएस लेवल को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो देखो। अब देखो मैंने आपको शायद एक ग्राफ पहले भी बना के दिखाया हुआ है कि जो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस के जो लेवल होते हैं ना, वो आपके, अगर मैं 100% की बात करूं या पीक लेवल की बात करूं, तो वो आने वाले मतलब वर्कआउट के बाद आने वाले 5 घंटे में, 5 आवर्स, 1 2 3 4, ठीक है, आवर्स 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 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आने वाले वर्कआउट के बाद मैंने बताया था एक्सरसाइज करने के बाद हमारा एमपीएस लेवल डाउन जाता है, डाउनफॉल गया, डाउनफॉल गया, और उसके बाद वो आने वाले 5 घंटे में टॉप लेवल पे जाता है, पीक लेवल पे। ठीक है, सबसे टॉप पे वो होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सुपर कंपेंसेशन। बट ये कब होता है? वर्कआउट के 4 से 5 घंटे बाद, जब आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट और वो सारी चीजें मेंटेन होती है। अब 5 घंटे के बाद क्या होता है कहानी कि वो धीरे धीरे ना डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। और आने वाले 48 आवर्स तक, आने वाले 48 आवर्स तक धीरे 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 करके जो आपके एमपीएस लेवल है वो बिल्कुल पहले वाली स्टेट्स में आ जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना? अब ये कब तक आए आपके? आने वाले 48 आवर्स तक। ठीक है, 5 आवर्स तक तो पीक किया इसने, 5 घंटे के बाद धीरे 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 करके नीचे आना शुरू हो गया और अल्टीमेटली उसी लेवल पे, लेवल के आसपास पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार क्या ये ऑप्टिमल टाइम नहीं है, जहाँ पे आपके एमपीएस लेवल वापस नीचे आ चुके हैं नॉर्मल पोजीशन पे? क्या ये ऑप्टिमल टाइम नहीं है वापस से इस मसल ग्रुप को ट्रेन करने का? बट सिंगल बॉडी पार्ट के साथ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपने को अब अगले हफ्ते ट्रेनिंग करनी है। जैसे मैंने आज चेस्ट ट्रेन किया और 48 आवर्स के बाद हमारा चेस्ट फुल्ली रिकवर हो चुका है, वापस से ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो चुका है। बट हम तो अगले हफ्ते ट्रेन करने वाले हैं, अभी तो 3 दिन और बाकी हैं, 4 दिन और बाकी हैं चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। क्या ये ऑप्टिमल अप्रोच है हाइपरट्रॉफी के लिए? क्योंकि आपका हाइपरट्रॉफी तो तब ज्यादा बेहतर हो पाएगी ना जब आपकी बॉडी रेडी है और उसको आपने स्ट्रेस दिया फिर से। बट आप तो इसमें डिले कर रहे हो, मतलब 4 3 दिन के बाद आप रेडी हो, बट आप 6 7 दिन के बाद एक्सरसाइज फिर से कर रहे हो उस मसल ग्रुप की। तो क्या ये आपके एमपीएस लेवल को इफेक्ट नहीं कर रहा क्या? पहली बात, ठीक है, तो इस बात को जरूर से नोट डाउन करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वॉल्यूम ट्रेनिंग है यहाँ पे, वॉल्यूम ट्रेनिंग, क्योंकि जो आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो एसबीपी यानी सिंगल बॉडी पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें एक नॉर्मल एथलीट की या फिर एक नेचुरल एथलीट की, जिसे एक दिन में ही पूरा अपनी एक्सरसाइज करनी है एक मसल ग्रुप का, क्योंकि आपने लो मसल फ्रिक्वेंसी को बोला ना, तो सिंगल बॉडी पार्ट तो लो मसल फ्रिक्वेंसी हुई। अब इस कंडीशन में मान लो मैंने बाइसेप्स करना है या ट्राइसेप करना, कोई भी मसल पकड़ लो। अब ये पूरा मसल मैं ट्रेन करूंगा और इस मसल के मैं करीबन करीबन करूंगा 5 एक्सरसाइज, मान लेते हैं अभी के लिए। और इन 5 एक्सरसाइज में मैं करूंगा करीबन करीबन 4 सेट्स, अभी मान लेते हैं ऐसा। तो कितने हो गए ये हो गए टोटल 20 सेट्स। टोटल 20 सेट्स अचीव हो गए हमारे वर्कआउट के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये जो 20 सेट्स निकलेंगे, क्या इसमें ऐसा है कि मैं 20 के 20 सेकंड अपने फुल एफर्ट से निकाल पाऊंगा? 5 एक्सरसाइज करनी है मुझे, 5 एक्सरसाइजेस 4 सेट्स के साथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम 5 एक्सरसाइज फुल एफर्ट से कर सकते हैं? क्योंकि तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया, और ये सेट वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो गया एक दिन के अंदर, है ना? हो सकता है आप कर लो, हो सकता है बहुत पुराने हो, एथलीट हो,
बॉडी बिल्डर हो उनका तो चलता है, क्योंकि वो गियर्स पे भी होते हैं, वो 100 तरह की चीजें ले रहे होते हैं, 100 तरह के प्री वर्कआउट्स ले रहे होते हैं, है ना, गियर्स पे होते हैं उनके, बहुत सारी चीजें और चल रही हैं, तो उनका चलता है, वो तो 2 2 ढाई ढाई घंटे भी एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर लेते हैं। बट क्या एक नॉर्मल, एक नेचुरल एथलीट या फिर एक बिल्कुल नॉर्मल सा नेचुरल बंदा वो कैसा कर सकता है क्या, इतने वॉल्यूम के साथ ट्रेनिंग, मतलब 2 ढाई घंटा एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन करता रहे वो? पहली बात तो कर नहीं पाएगा, और जस्ट इन केस अगर वो पॉसिबल हो पाती है चीज, तो भैया वो पहले 3 एक्सरसाइज में ही अच्छे से कर पाएगा, 12 सेट्स से कम, ज्यादा से ज्यादा 14 सेट्स तक वो निकाल लेगा अपने बाइसेप्स से। बाकी की जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज होंगी वो जस्ट वेस्ट होंगी, वो टाइम पास जैसी होंगी, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा उसे फीलिंग भी नहीं आ रही होगी, उतना ज्यादा वो मसल माइंड कनेक्शन भी नहीं बना पा रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फटीग लेवल को हिट कर चुका है, ऑलरेडी वो फटीग्ड है। ठीक है ना, ऐसा भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो आपका सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग है वो उतना इफेक्टिव नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए, जिनको नेचुरल हाइपरट्रॉफी करनी है। ठीक है, 2 3 बातें मैंने बता दी, वो आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बताया आपको कि मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी जो है वो कंपैरेटिवली बेटर साबित होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। अब ये नहीं कि सिंगल बॉडी पार्ट नहीं करोगे, मतलब कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ग्रोथ उसमें भी हो सकती है, बट हम यहाँ पे बेस्ट समझने की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन को भी कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अच्छा मान रहे हैं उसके कंपैरिजन। ठीक है, बॉडी बिल्डर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, गेयर्स वगैरह पे जो होता है वो तो सिंगल बॉडी पार्ट को भी यूज कर लेते हैं, और उनकी उसमें भी बहुत ऑप्टिमल अप्रोच, ऑप्टिमल ग्रोथ हो पाती है, कि उस लेवल ऑफ डैमेज को भी दे पाते हैं, और साथ में उनके पास गियर्स वगैरह का भी यूज होता है, तो वो उतना अमाउंट ऑफ फटीग भी दे पाते हैं मसल को, है ना, तो वो पॉसिबिलिटीज होती है वहां पे, बट नॉर्मल के साथ ऐसा नहीं होता। तो चलिए, अब ये बात तो हमने कर ली कि मॉडरेट ठीक है, मतलब हमें हफ्ते में क्या करना पड़ेगा, वीकली बेसिस पे एक मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करना है। ठीक है, या 2 से 3 बार भी हो सकता है, 2 to 3 टाइम्स भी हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया पुश पुल लेग्स, जो मैंने अभी बताया, पीपीएल हम करेंगे 2 बार, पुश वाली मूवमेंट 2 बार करेंगे, पुलिंग वाली मूवमेंट 2 बार करेंगे, और लेग्स भी 2 बार करेंगे, तो यार एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलो अब दूसरी बात क्लियर करते हैं, फिर हाई मसल फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ऑप्टिमल हमारे लिए हो जाएगी, क्या हाई मसल फ्रीक्वेंसी भी अच्छी हो सकती है क्या किसी कंडीशंस में? तो कार्डियो कब करेंगे, कार्डियो को अलग करने का क्या मतलब क्या कहना चाहते हो आप? अब ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें कार्डियो कब करना है, पोस्ट वर्कआउट करना है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। हमें सुबह समय मिल रहा है, शाम को समय मिल रहा है, हमारे वर्कआउट 2 घंटे 2.5 घंटे के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हमारा टाइम सेटअप कैसा होता है, कार्डियो उस हिसाब से करेंगे। कार्डियो का ऐसा थोड़ी है कि अगर इसी टाइम पे करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो तो आपकी मर्जी है ना। अभी सिर्फ मसल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। कार्डियो सेटअप जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे, हार्ट से रिलेटेड, मैंने बताया था कि कार्डियो आप कितना कर सकते हो आपके गोल के हिसाब से, अगर आपको जनरल इसको देखना है तो। अगर आपको स्पेसिफिक देखना है तो वो भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि 2 दिन ही करना है या 8 पूरे 6 के 6 दिन ही करना है, वो तो आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। आपका फैट लॉस गोल है, आपको लगता है मैं कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता हूँ, और मेरे पास ऑप्टिमल टाइम भी है, तो आपने वेट ट्रेनिंग किया, वेट ट्रेनिंग के बाद पोस्ट वर्कआउट में कार्डियो कर लिया 50 मिनट्स, तो आपकी चॉइस है। अगर मान लो ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं 2 2.5 घंटा शाम को दूं, तो सुबह आप 30 40 मिनट्स आपने जा करके पहले कार्डियो कर लिया,
आप आ गए घर, उसके बाद शाम को गए, आप शाम को भी 45 मिनट्स का टाइम है आपके पास, गए आप अपने वेट ट्रेनिंग कर लिए। समझ रहे हो, अभी हम वेट ट्रेनिंग को समझ रहे हैं कि वो किसका, उसका सेटअप कैसा होगा। वो कार्डियो तो उसके बाद सेटअप होगा, और वो कार्डियो अलग से सेटअप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर लैट्स कर रहे हो तो उसके साथ कार्डियो नहीं करेंगे, अगर हम बाइसेप्स कर रहे हैं तो उसके साथ कार्डियो नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो 6 के 6 दिन भी कार्डियो हो सकता है सर, 2 दिन भी कार्डियो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन गोल। अगर आप बिल्कुल क्लोज टू द अपने गोल चले गए हो, फिर वहां पे आपका कार्डियो बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपको कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है और बिल्कुल लास्ट स्टेज में आप पहुंच चुके हो। ओके, तो हम बात करते हैं हाई मसल फ्रीक्वेंसी कहाँ पे सेटअप होगी। अब हाई मसल फ्रीक्वेंसी होगा कि जहाँ पे आपका 3 से ज्यादा, ठीक है, 3 और मोर, 3 से ज्यादा बार होगा बेसिकली। ठीक है, आप अपने मसल ग्रुप को ट्रेन करोगे हफ्ते में। अब ये कैसे होगा, ये तो जनरली अपने को मिक्स बॉडी पार्ट में ही मिल सकता है ना, जब आप मिक्स बॉडी पार्ट करोगे तब अपने को दिख सकता है ये, है ना, कि आप रोज ही मिक्स करे जा रहे हो। फिर वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपना 4 से ज्यादा बार कर लेते हो, मसल फ्रीक्वेंसी 4 और 4 से ज्यादा मसल फ्रीक्वेंसी आपकी बन रही है ना। अब ये जो हाई मसल फ्रीक्वेंसी है, ये कहाँ पे इफेक्टिव हो सकती है अपने लिए, कौन से कंडीशंस में इफेक्टिव हमारे लिए हो सकती है, आपको क्या लगता है। बिगिनर लेवल पे हो सकती है, इंटरमीडिएट लेवल पे हो सकती है, या इलीट लेवल पे हो सकती है। कोई बोल रहा है इलीट लेवल पे है, कोई बोल रहा है इंटरमीडिएट है, और कोई आंसर बदलना चाहता है, अभी देख लो। तो आपका आंसर सबका गलत है, कि एलीट लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे इसका इतना ज्यादा यूज ही नहीं होता। क्योंकि आपको अभी तो हमने डिस्कस किया था कि हमारी मसल फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट टू एलीट लेवल जो होती है, वो बेस्ट कौन सी है, जो मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी है। तो फिर उसके उसको ही हम कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी से हाई मसल फ्रीक्वेंसी कैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर इंटरमीडिएट टू एलीट की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी जो है वो अच्छी है, वो बेस्ट है। अगर हमें हाइपरट्रॉफी गेन करनी है तो वो बेस्ट है हमारे लिए, ऐसे हमने बात करी। अब उसके बाद आप फिर से उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि हाई मसल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेस्ट होती है इंटरमीडिएट लेवल, है ना। ऐसा नहीं है, हाई मसल फ्रीक्वेंसी होती है बेस्ट बिगिनर के लिए, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को ये लगेगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ज्यादा मसल को ट्रेन कर रहे हैं हफ्ते में और ये बिगिनर के लिए अच्छी है। बिल्कुल, ये बिगिनर के लिए अच्छी है। देखो कैसे, पहले ये तो क्लियर है ना कि हाई मसल फ्रीक्वेंसी में हम 4 से ज्यादा बार ही करते हैं, 4 बार करते हैं, 4 से ज्यादा बार करते हैं। तो वो जनरली मिक्स बॉडी पार्ट के अंदर ही हो पाता है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम रोज मिक्स करे जा रहे हैं, रोज चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, रोज बैक कर रहे हैं, रोज लेग्स कर रहे हैं, सब कुछ रोज कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में याद रखना, जब बिगिनर के साथ हम काम करते हैं तो बिगिनर के कुछ गोल्स होते हैं, एज अ ट्रेनर हम अगर बात करें तो कुछ गोल्स होते हैं। फर्स्ट हम ये चाहते हैं कि जो बिगिनर है ना, उसको हम इंजरी फ्री रखें, ठीक है। सेकंड गोल ये होता है कि हम बिगिनर के साथ जब काम कर रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि हम उसको ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ
हाइपरट्रॉफी के लिए अभी काम ना करें, बट मेनली हम यहाँ पे क्या क्या करें, एक्सरसाइज लर्निंग पे काम करें। ठीक है ना, अडेप्टेशन। थर्ड वाली जो मूवमेंट हमारी है वो, सॉरी, थर्ड वाला जो हमारा एम है वो यहाँ पे क्या है, उसकी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक है, फोर्थ वाला काम है कि भैया उसका जो फटीग मैनेजमेंट का ध्यान रखना, फटीग मैनेजमेंट का ध्यान रखना। फटीग मैनेज करना, बेसिकली ऐसा ना हो कि इतना फटीग कर दो एक ही दिन में कि वो अगले दिन से आए ही ना। ठीक है ना। तो ये तीन चार जो पॉइंट है ये अपने को ध्यान में रखने होते हैं, भले ही गोल उसका आगे कुछ भी हो। ठीक है ना। तो अगर ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए चलें तो हमें क्या फायदा होगा, देखो एग्जाम्पल समझो। अब जैसे बोल रहे थे ना कि इंटरमीडिएट लेवल के लिए मान लो हाई मसल फ्रीक्वेंसी होती, या एलीट के लिए हाई मसल फ्रीक्वेंसी होती, तो आपको ये लगता है कि ये लोग रिकवर कर पाते? क्योंकि इनको तो रोज ही ट्रेन करना पड़ता है, अगर कायदे से देखा जाए तो रोज ही इनको चेस्ट को ट्रेन करना पड़ रहा है, रोज ही बैक को ट्रेन करना पड़ रहा है, रोज ही लेग्स को ट्रेन करना पड़ रहा है। तो क्या ये ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिकवरी है? और दूसरी मैंने बताई थी एमपीएस, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, क्या वो इफेक्ट नहीं होगा? जब हमने बात करी थी कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस जब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद वो आने वाले 4 से 5 घंटे में पीक करता है, फिर आने वाले 48 आवर्स तक वो डाउनफॉल में जाता है। और हमने बात करी थी वो ऑप्टिमल टाइम है वापस से ट्रेन करने का मसल को। बट अगर हम इसको रोज ही करे जा रहे हैं तो क्या एमपीएस लेवल इफेक्ट नहीं होंगे? जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल है, क्या वो इफेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। बिल्कुल होंगे, रिकवरी भी इफेक्ट होगी अगर इंटरमीडिएट टू एलीट के लिए इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उस लेवल ऑफ ट्रेनिंग को हमें एग्जीक्यूट करना है। बट देखो, जो बिगिनर है उसके लिए कैसे इफेक्टिव हो जाएगा? बिगिनर के लिए इसलिए इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि बिगिनर को हम क्या करना चाह रहे हैं, एक तो हम चाहते हैं कि उसका लोड मैनेजमेंट रहे। अब ये कैसे रहेगा लोड मैनेजमेंट? एक बार हम ये मान के चलते कि हम लो मसल फ्रीक्वेंसी बिगिनर को दे रहे हैं, ऐसा मान के चल लेते हैं 2 मिनट के लिए। लो मसल फ्रीक्वेंसी मतलब आपका सिंगल बॉडी पार्ट, एसबीपी, ये हमने बिगिनर को दिया। और बिगिनर का फर्स्ट डे आया चेस्ट डे मान लो। अब चेस्ट डे के अंदर मैंने क्या करा, इसको 5 एक्सरसाइज कॉन्जिक्यूटिवली करवा दी लगातार, है ना, एक के बाद एक, बीच में रेस्ट लेके, और मैंने 4 4 सेट के साथ ये करवा दी। तो टोटल इसने चेस्ट डे के अंदर 20 सेट्स अचीव कर लिए, 20 सेट। अभी हमने बात करी थी यार, 20 सेट तो एक नॉर्मल इंसान को करना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक मसल ग्रुप का कॉन्टिन्यूसली। और ये तो है बिगिनर, शायद इसने कभी चेस्ट को ट्रेन भी ना किया हो, शायद इसने 3 सेट भी कभी ना किए हो चेस्ट के। आप इसे एक दिन में ही 5 एक्सरसाइज करवा रहे हो 4 सेट की, तो क्या इसका फटीग मैनेज कर पाए आप? क्या ये फटीग मैनेजमेंट है कि एक ही दिन के अंदर इतना अमाउंट ऑफ फटीग दे देना? इतना अमाउंट आपने उसको दिया है लोड कि वो शायद अगले दिन आए भी ना, और अगले दिन उसकी सोरनेस इतनी ज्यादा होगी कि वो आना पसंद भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक ही दिन में इतना ज्यादा काम करवा दिया उसको। अब सेकेंड डे मान लो आ भी गया हिम्मत करके, तो अगले दिन भी यही हाल होने वाला है उसका। अगले दिन मान लो आपने बैक करवा दी, बैक में भी यही सेम हाल हो जाएगा, फिर बाइसेप में भी यही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो लो मसल फ्रिक्वेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बिगिनर को। तो इसलिए हम हाई रखते हैं। अब हाई का फायदा क्या है? हाई का फायदा सबसे बड़ा ये होता है ना कि आप यहाँ पे उतना लोड देते ही नहीं हो मसल में, क्योंकि कितनी सारी मसल्स है आपकी, है ना, आपको चेस्ट कवर करनी है, बैक कवर करनी है, आपको बाइसेप ट्राइसेप कवर करनी है, आपको लेग्स कवर करनी है, तो बहुत सारी मसल ग्रुप कवर करनी है। तो आप हार्डली एक एक्सरसाइज या मैक्सिमम 2 एक्सरसाइज कर सकते हो एक मसल ग्रुप, क्योंकि भैया आपको सारी करनी है। तो मान लो आपने एक चेस्ट की एक्सरसाइज करी, एक बैक की एक्सरसाइज करी, ठीक है, एक आपने लेग्स की एक्सरसाइज कर ली, एक आपने
दो आपने आर्म्स की कर ली है ना, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स की, ठीक है। उसके बाद आपने एब्डोमिनल्स भी कर लिए, ठीक है। इस तरीके से आपने पांच छह एक्सरसाइज की है ना, उसमें आपका ट्राइसेप एंड बाइसेप दोनों आ जाएगा। तो करीबन करीबन आपने यहाँ पे कितनी एक्सरसाइज कर ली है? पांच एक्सरसाइज कर ली है, वो भी डिफरेंट मसल ग्रुप। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे फटीग हमें ज्यादा फील होगा क्या? या वो जो सोरनेस है हमारी, वो हमें ज्यादा फील होगी क्या? क्योंकि हमने एक मसल, चेस्ट की एक्सरसाइज करी तो एक करी, बैक की करी तो एक करी, लेग्स की करी तो एक करी, आर्म्स की करी तो एक करी, एब्डोमिनल्स की करी तो एक करी। अब यहाँ पे हमें ना उतना ज्यादा फटीग ही नहीं फील होगा, क्योंकि एक्सरसाइज ही हमने चार चार सेट करे हैं सिर्फ एक मसल ग्रुप के। अब यहाँ पे हो गया फटीग मैनेजमेंट भी, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डैमेज भी नहीं दिया हमने, जो कि अच्छी बात है। हमने कहा था फटीग मैनेज करना। एक बात तो ये फायदे वाली होगी। अब दूसरी बात फायदे वाली क्या होगी? दूसरी बात फायदे वाली ये होगी कि भैया ऐसी ही हमें 4 दिन और करना है कॉन्टिन्यूसली, है ना। अब नेक्स्ट डे हम आएंगे तो भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, उसके अगले दिन आएंगे तो भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अब इसका फायदा क्या है मुझे बताओ? क्योंकि आप उतना अमाउंट ऑफ डैमेज तो दे नहीं पा रहे हो, तो आपकी रिकवरी सही हो जाएगी। आप उतने ज्यादा सोरनेस नहीं बिल्ड होगी आपके मसल्स में, तो आप अगले दिन भी आना चाहोगे। समझ रहे हो आप? दूसरी बात, आपकी एक्सरसाइज लर्निंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एज अ बिगिनर आप चाहते हो कि भैया आप एक्सरसाइज लर्न करो, ताकि आप जो आपकी जो मेन ट्रेनिंग आएगी आगे, उसमें आप अच्छे से काम कर सको। अब एक्सरसाइज लर्निंग में इसमें क्या फायदा है देखो। अब जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मैटर करता है एक्सरसाइज में या मास्टरी में, मुझे ये बताओ। आप मान लो कार सीखने के जा रहे हो, है ना, आप ड्राइविंग स्कूल गए कार सीखने या बाइक सीखने, कुछ भी मान लो। और एक 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 आपको जो ड्राइवर है वो कहता है कि, जो सिखा रहा है आपको, वो कहता है कि आपको ना वीकली बेसिस में सिर्फ एक बार आना है, वन टाइम। हफ्ते में सिर्फ एक बार सिखाऊंगा आपको, 1 घंटे, ठीक है। और दूसरे कार वाले के पास गए, वो कहता है कि भैया ऐसा करते हैं कि आप मेरे पास रोज आओ, आप मेरे पास 6 टाइम आओ वीक में, 6 दिन हम करेंगे, 6 दिन सीखेंगे, एक एक घंटा। अब मुझे ये बताओ कि लर्निंग कहाँ फास्ट होगी? जहाँ पे रिपीटेटिव मूवमेंट हो रही है रोज रोज, या जहाँ पे एक हफ्ते में एक बार हो रही है। ये एक हफ्ते में एक बार वाली मूवमेंट है कि भैया आज कर लिया, फिर अगले हफ्ते सीखने जा रहे हैं, और हो सकता है वहां तक उतनी ज्यादा उतनी जो मूवमेंट है मेरी, वो मूवमेंट पैटर्न बिगड़ जाए। उतना अच्छा वो जो लर्निंग हुई थी 4 6 दिन पहले, वो लर्निंग उतनी अच्छी ना रह पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना, बहुत ज्यादा गैप आ गया बीच के अंदर। तो ऑब्वियसली हम उस दिन वो वाले उसमें ज्यादा सीखेंगे जहाँ पे रेपिटेशन ज्यादा होंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो वो जल्दी सीख पाएंगे ना, जल्दी लर्न कर पाएंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज लर्निंग के लिए कौन सी ज्यादा बेटर है? अब बताओ। लो मसल फ्रीक्वेंसी करते हैं तो भैया आज चेस्ट कर दिया, आज चेस्ट को तोड़ दिया अच्छे से, जब जबकि पहले कभी की नहीं थी ऐसी एक्सरसाइज। और उसके बाद पूरे एक हफ्ते बाद फिर वापस आ रहे ट्रेनिंग करने के लिए, फिर चेस्ट की, है ना, पूरे 6 दिन वेट करके फिर आ रहे हैं, और फिर से उतना ज्यादा डैमेज देंगे अभी हम जाकर उसको, है ना। तो ना तो ये आपके एक्सरसाइज लर्निंग के लिए अच्छा है, ना तो ये लोड मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, तो ये उतना बेटर है ही नहीं आपके बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। तो बिगिनर के लिए कौन सा अच्छा होगा? हाई मसल फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर हो गया सब कुछ? सर एक दिन में हम अलग मसल ग्रुप ट्रेन कर सकते हैं, डे इवनिंग आपकी मर्जी है, कर सकते हो, आपकी चॉइस है। क्वेश्चन आप ऐसा कर रहे हो कि हम ये कर सकते हो, भैया कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। अब आप ये मेरे को बोलोगे कि सर हम दिन में 8 घंटा ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या? अब मैं इसका आंसर बताऊं, इसका आंसर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि लोगों ने किया भी है। अगर आपकी उतनी अमाउंट ऑफ
न्यूट्रिशन है, जैसे अब ये जो एथलीट होते हैं है ना, माइकल फिलिप या बाकी बोल्ट भी इवन था, उनकी जो ट्रेनिंग स्केड्यूल्स होते थे वो इतने ज्यादा वो होते थे लंबे, कि भैया उनको वो 5-5 घंटे भी ट्रेनिंग किया करते थे, 5 आवर्स। ठीक है, सुबह 2 घंटा, शाम को 2.5-3 घंटा। अब आप बोलोगे सर मैं कर सकता हूँ, इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अब हाँ कैसे हो सकता है उसको देख लो। हाँ इसलिए हो सकता है कि अगर आप उस लेवल पे हो, अगर आप उस लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप पहुंच चुके हो, वहां पे आपको और बेटर होना है, आप प्रैक्टिस आपके ऑन पीक चल रहे हो आप, और आपका न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट चल रहा है, आपकी मसाजेस चल रही हैं, आपकी थेरेपीज चल रही हैं, आपके क्रायोप्रैक्टिक के सेशन चल रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप उसके साथ आपकी 100 तरह की थेरेपीज चल रही है, क्रायोथेरेपी वगैरह। ठीक है ना, कोल्ड बाथ चल रहा है, इमर्सिव बाथ चल रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। भैया आप इतनी सारी चीजों का सपोर्ट ले रहे हो और 6 घंटे वर्कआउट करना है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को रिकवरी के सेशंस भी चाहिए होंगे ना। अगर मेरे जैसा बंदा 5-6 घंटा वर्कआउट कर ले तो बाकी काम कर पाएगा ना कुछ। और पहली बात, मैं अपने आप को इफेक्ट कर लूंगा, इंजरीज हो जाएंगी, क्योंकि वो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, मेरे हिसाब से ओवर एग्जॉशन हो जाएगी। कि मैं इतनी सारी चीजों का सपोर्ट नहीं ले सकता हूँ ना, कि मेरे पास ना तो उतना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना ही मैं प्रोफेशनल हूँ कि भैया वही काम करना है, उसके बाद सोना ही सोना है पूरे दिन भर और रात को भी। मेरे को आराम से, मैं 12 से 15 घंटे की नींद ले रहा हूँ, बाकी टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल्स का काम ही वही है। तो वो कर सकते हैं ऐसा। अगर मेरे जैसा ही करेगा तो 2 दिन में बीमार हो जाएगा, तीसरे दिन इंजरी हो जाएगी, चौथे दिन में परेशान होकर बोलूंगा ट्रेनिंग करनी नहीं। समझ रहे हो, तो इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। तो आप किस हिसाब से मान के चल रहे हो। ऐसा नहीं कि ज्यादा करने से फायदा ही होता है, आपके पॉइंट आपके हिसाब से वो बेकार भी हो सकता है, और शायद किसी और के हिसाब से वो अच्छा भी हो सकता है। समझ रहे हो बात, तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है ना कि आपके हिसाब से ऑप्टिमल क्या है। ठीक है, अगर आप दिन में मान लो आप 8 से 9 घंटे जॉब करते हो, तो आप ये एम कर रहे हो कि सुबह भी मैं 1.5 घंटा ट्रेनिंग करूँ, शाम को भी नहीं है, अच्छा वो नहीं है ऑप्टिमल, आप एक टाइम ट्रेन करो। और जरूरी नहीं है कि आपके एक अलग अलग मसल ग्रुप को अलग अलग टाइम कर लो, कि भैया सुबह बाइसेप कर लिया, शाम को ट्राइसेप कर लेंगे, आप एक बार में क्यों नहीं कर सकते, दोनों भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके आंसर जो है ना, वो इसीलिए तो मैंने बताया कि ट्रेनिंग जो होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड है। आप जनरल नहीं कर सकते इसको सबके लिए ना। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सुबह करके शाम को भी अलग कर सकते हैं, करने वाले कर सकते हैं, बट क्या वो आपके लिए ऑप्टिमल है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने हाई मसल फ्रीक्वेंसी को हमने समझा कि वो बेटर रहती है बिगिनिंग बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या क्या रीजन की वजह से वो भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का यहाँ पे तो मतलब देखो लिखा हुआ हाउ हार्ड यू एक्सरसाइज, है ना, बट ये नहीं है इंटेंसिटी का मतलब। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि एफर्ट ऑफ एक्सरसाइज कह सकते हैं हम, ये ज्यादा अच्छा टर्म होगा, एफर्ट ऑफ एक्सरसाइज, है ना, कि आप कितना एक्सरसाइज में एफर्ट डाल रहे हो, वो होगा इंटेंसिटी का अच्छा मतलब। कि भैया वो आपका एफर्ट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, तो इस हिसाब से हम इंटेंसिटी को भी 3 ग्रेड में डाल सकते हैं, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी एंड मॉडरेट इंटेंसिटी। ठीक है, तो एफर्ट ऑफ एक्सरसाइज भी इंटेंसिटी को डिनोट करता है। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात कर ही रहे हैं तो वेट ट्रेनिंग के हिसाब से भी कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या वेट ट्रेनिंग में, जिमिंग एक्सरसाइज में, क्या लोड मैटर मैटर करता है इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। लोड मीन्स रेजिस्टेंस, जो बार बेल जो हम डंबल्स लेने वाले हैं, वो मैटर करता है।
आपने बोला यस। ठीक है ना, और वो बिल्कुल सही है, ये वन ऑफ द फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इंटेंसिटी को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। अब अगर यहाँ पे इसका रिलेशनशिप देखें लोड का, तो ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि लोड जब हमारा ऊपर जाएगा तो हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? इंटेंसिटी हाई होगी या लो होगी? राइट, वो बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक फैक्टर है जिससे हम इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि हम वेट ट्रेनिंग को समझ रहे हैं तो वेट का भी हम इसको रिलेट करते हुए चल रहे हैं अब। इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए शायद और तरीका भी आप यूज कर सकते हो कि आप अपने रेस्ट पीरियड को कम कर दो, या अपने टाइप ऑफ सेट्स को किसी को आप ऐड कर लो। ठीक है, वो भी कर सकते हो, या फिर स्लो इसेंट्रिक लेकर आ रहे हो आप, या होल्ड कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। बट लोड की अगर बात करी जाए तो ये बहुत बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट होगा कि जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। बट अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि लोड और रेपिटेशन का क्या रिलेशनशिप है, लोड और इंटेंसिटी का तो भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप है, भैया एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। बट अगर लोड और रेपिटेशन का अगर हम देखें रिलेशनशिप, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? लोड बढ़ा तो रेपिटेशन भी बढ़ेंगे क्या? कि 100 किलो के साथ आप 10 रेपिटेशन लगा पा रहे हो, 50 किलो के साथ आप सिर्फ 5 ही लगा पा रहे हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उल्टा हो जाएगा, ये इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। ये जब लोड बढ़ेगा तो आपके रेपरेंजेस कम हो जाएंगे, है ना। जब आप 100% पे करते हो तो कितने रेप्स निकलते हैं, बताइए? अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, 100%, 1 रेपिटेशन निकलता है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो आपकी यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है क्योंकि आप 100% कर रहे हो, जिसमें आपके रेफरेंस कम हो गए। तो लोड और रेपिटेशंस का जो है ना वो इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे रेप्स भी लिख देता हूँ कि उन उस परसेंटेज में हमारे अप्रोक्सीमेटली कितने रेप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज, और यहाँ पे हो गया रेप रेंज। ठीक है, तो 100% को हटा देते हैं। तो मान लो अगर आप 100% पे कर रहे हो तो आपने वो कितना रेप बताया, एक बताया है ना। हमें ये तो पता ही है कि अगर 100% करेंगे तो एक निकलेगा। अच्छा, अगर 95% के आसपास कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? दो निकल जाएगा। ओके, 93% के आसपास अगर कर देंगे तो तीन निकल आएगा। 90% के आसपास कर देंगे तो चार निकल आएगा। 87 के आसपास पाँच। 85 के आसपास अगर हम बात करें तो छः। 83 के आसपास हम बात करें तो सात। और 80 के आसपास हम अगर बात करें तो आपके हो जाएंगे आठ। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, 77 के आसपास अगर हम करेंगे तो 9 रेपिटेशन निकल जाएंगे। 75 पे करेंगे तो 10 आ जाएंगे। 72 पे करेंगे, 73 पे करेंगे तो 11 आ जाएंगे। 70 के आसपास आ जाएंगे तो 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, हम ये कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट टेबल बना सकते हैं इस तरीके से कि इतने परसेंट पे इतने रेपिटेशन आ जाएंगे हमारे। क्लियर? ये बात क्लियर है? गुड। लाइक मान लो आपका 1 रैप मैक्स जो है ना वो 100 kg है। आपका 1 रैप मैक्स जो है वो 100 kg है, मान लो। आप एक रेपिटेशन जो बेंच प्रेस है आपकी, आप एक रैप निकाल पाते हो मैक्सिमम 100 किलो का। उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते आप, एक ही निकलता है उससे, वो आपका मैक्सिमम हो गया। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि आपको 80% पे काम करना है, तो आप कितना वेट लोगे? कितना वेट उठाओगे? राइट, आप 80 kg उठाओगे। और 80 kg से अप्रोक्सीमेटली आपके कितने रप निकलेंगे? क्योंकि 80 kg आपका 80% है।
80% पे कितने निकलेंगे अप्रोक्सीमेटली? 8। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे ही निकालना है हर एक्सरसाइज में कि भैया 80% ऐसे ऐसे करके निकालना है ना, बट आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली इसके क्लोज तो जाना है अपने को। अगर मान लो 80% से मैं कोई आपको ये कह दे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप मान लो ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग को इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं मानते हम? ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत अगर फैट लॉस गेनिंग करना है उसकी बात अलग है, बट अगर हमें प्योर ट्रेनिंग करनी होती है, वन ऑन वन ट्रेनिंग करनी होती है, तो ऑनलाइन उसके लिए ज्यादा अच्छा चॉइस नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें नहीं पता उस कंडीशन में। मान लो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ कि हमें 10 to 12 रेपिटेशन अचीव करने हैं, 10 से 12 रेप निकालने हैं, मैंने ये बोला हुआ उसको। अब उसने 10 किलो के डंबल लिए दोनों तरफ और कर दिए 10 रेपिटेशन, जबकि उस 10 केजी के डंबल से वो 20 रेपिटेशन कर सकता था। मान लो ऐसा, तो अब बताओ क्या वो आइडियल अप्रोच है हाइपरट्रॉफी के लिए? क्योंकि अगर वो 10 केजी से 20 कर सकता था बट ये उसने 10, इट मीन्स वो 50% पे भी काम नहीं कर रहा अपने। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो हमें ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए कि हम कितने पे कितना कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 80 केजी के साथ करीबन आपके 8 के आसपास निकल जाएंगे, तो आप 7 8 में भी शफल अराउंड करोगे चलेगा, 6 करोगे, 6.5 करोगे चलेगा, 8 से एक ज्यादा कर लोगे चलेगा, पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपको पता है कि भैया क्लोज टू द फेलियर हम जा रहे हैं, इतना ही हम जा सकते हैं। और आपको पता है कि वेट सिलेक्शन भी इस हिसाब से ही हुआ है हमारा। अब यहाँ पे वेट सिलेक्शन का तो कुछ पता ही नहीं है ना, क्योंकि हम 10 किलो के साथ भी कर सकते हैं। अगर मेरे को बोल दिया कि 10 से 12 रेप अचीव करने, 10 से 12 है, तो मैं ये 10 किलो के डंबल से भी कर सकता हूँ, भले ही उसके मैं 50 निकाल लूँ आगे और रेपिटेशन। समझ रहे हो? चलो, अब ये इंटेंसिटी के बारे में हमने दो बेसिक चीजें जान ली। अब इंटेंसिटी और वॉल्यूम का भी थोड़ा समझ लेते हैं कहानी। तो इंटेंसिटी है, वो तो ये है कि भैया एफर्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, कि जितना एफर्ट आप दोगे, जितना लोड बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ सकती है। बट अगर बात करें वॉल्यूम की, तो इनके बीच में भी इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना, इंटेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है, और इंटेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ रहे हो? अब वॉल्यूम को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो होता है लोड वॉल्यूम, और एक होता है सेट वॉल्यूम। लोड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? रेप्स इनटू सेट्स इनटू वेट लिफ्टेड। सेट वॉल्यूम का एक हमारे पास रिकमेंडेशन होता है, जो कि हमने अलग अलग ग्रुप से अप्लाई किया हुआ है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। बिगिनर के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है, एलीट के लिए हम अलग समझते हैं। पहले तो सेट वॉल्यूम समझ लो कि होता क्या है। सेट वॉल्यूम होता है कि आप वीकली बेसिस पे एक मसल ग्रुप के कितने सेट्स अचीव कर पा रहे हो, टोटल नंबर ऑफ सेट्स अचीव्ड इन सिंगल वीक ऑफ वन मसल ग्रुप। एक मसल ग्रुप के कितने सेट्स अचीव कर पा रहे हो एक हफ्ते के अंदर, उसको बोलते हैं सेट वॉल्यूम। हर किसी का अलग अलग निकलेगा ना, ये हर किसी में अलग मसल का अलग अलग सेट वॉल्यूम होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो, और यहाँ पे आप 2 बार ट्रेन करने वाले हो चेस्ट को, तो चेस्ट को पकड़ लेते हैं अभी चेस्ट एग्जांपल के तौर पे। आपने 3 एक्सरसाइज करी और करे 3 सेट, टोटल कितने सेट्स हो गए आपके? 9 सेट्स अचीव्ड इन सिंगल डे, चेस्ट वाले दिन। अब चेस्ट आपका फिर से आने वाला है थर्सडे को, फिर आपने 3 किए और 3 किए, टोटल कितने हो गए? 9 सेट्स हो गए। वीकली बेसिस पे टोटल अमाउंट ऑफ सेट्स कितने हुए?
बताओ। राइट, 18 सेट्स हो गए ना, तो आपका 18 हो जाएगा सेट वॉल्यूम टेस्ट का। क्लियर हो गया सेट वॉल्यूम क्या होता है? चलो ये भी क्लियर हो गया। अब इसके लिए मैंने बताया था ना, कुछ रिकमेंडेशन अपने पास है, उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ही हम सेट वॉल्यूम डिजाइन करते हैं या मानते हैं। बिगिनर के लिए हम सेट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं 6 to 12 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक। ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए हम सिलेक्ट करते हैं 13 to 20 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक। इलीट के लिए हम समझते हैं 20+ सेट्स सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो मतलब अभी जो मैंने वो 3 और 3 वाला बताया था, वो किस वाले के अंदर आ रहा था बताओ? कि मंडे को चेस्ट की 3 एक्सरसाइज करी 3 सेट के साथ, और थर्सडे को भी 3 एक्सरसाइज करी 3 सेट के साथ। ठीक है। वो कौन से सेट वॉल्यूम को हमें दिखा रहा था, किस वाले के अंदर हम आ रहे थे वहां पे? राइट, हम इंटरमीडिएट के अंदर आ रहे थे। ठीक बात हो गई। क्लियर हो गया सेट वॉल्यूम। अब आ जाओ आपके लोड वॉल्यूम में। लोड वॉल्यूम मैंने बताया आपको रेप्स इंटू सेट्स इंटू वेट लिफ्टेड है ना? तो यहाँ पे अगर हम दो कैटेगरी समझे, दो केस समझे, केस 1 एंड केस 2, इससे हमें समझ में आ जाएगा वॉल्यूम के बारे में, लोड वॉल्यूम के बारे में। मान लो फर्स्ट केस में मैंने वेट लिफ्ट करने के लिए दोनों का 1 रेप मैक्स 100 kg है, मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। अब एक केस में मैंने बोला भैया 70% लिफ्ट करो, एक केस में मैंने बोला 100% लिफ्ट करो। 70% पे कितना आएगा आपका, आ जाएगा ये बताओ? 70% पे कितने रेप्स आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? 67 पे 12 आते हैं, तो 70 पे 11 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, 11 के आसपास आ जाएंगे रेप। और यहाँ पे मैंने 100% लिफ्ट करने के लिए बोला, तो कितने रेप्स आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? एक ही आएगा, 100%। चलो, अब हमने सेट्स दोनों को दिए 3 3, मैंने इधर भी 3 सेट करने को बोला, इधर भी 3 सेट करने को बोला। ठीक है। अब निकालते हैं इनका, अब इन्हें फॉर्मूले में डालते हैं, रेप्स इंटू सेट्स इंटू वेट लिफ्टेड। यहाँ पे भी रेप्स इंटू सेट इंटू वेट लिफ्टेड। रेप्स हो गए मेरे कितने, 11। सेट हो गए मेरे 3, वेट लिफ्ट हो गया मेरा 70 kg, है ना? 70 kg पे 70% उठेगा, 70% पे 70 kg उठेगा अगर मेरा 1 रेप मैक्स 100 है। रेप्स मेरे यहाँ पे हो गया 1, सेट हो गया मेरे 3, और वेट लिफ्ट हो गया 100। तो यहाँ पे तो आपका 300 हो गए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? 33 के आसपास हो गया, नहीं ज्यादा, सॉरी। तो अब मेरे को बताना कितना है, 2000 प्लस हो जाएगा, है ना? 2000 प्लस लिख रहा हूँ अभी, बाकी आप करके देख लेना। तो आपका कौन से केस में ज्यादा हो गया वॉल्यूम? हाँ, 2310। कौन से केस में ज्यादा वॉल्यूम हो गया? केस 1 में वॉल्यूम ज्यादा हो गया। Sorry। तो यहाँ पे एक चीज देखी आपने, जहाँ पे हाई इंटेंसिटी है वहां पे वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम हो गया, है ना?
तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम कम हो सकता है। क्लियर? इसलिए हम तीन तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं ना जनरली, हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम, जिसमें आपके 1 से 6 रेपिटेशन होते हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी हाई है बट वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम है। एक होती है मॉडरेट इंटेंसिटी मॉडरेट वॉल्यूम, जहाँ पे आप 7 to 12 रेपिटेशन करते हो, ठीक है। और एक होती है आपकी हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी, यहाँ पे आप 13+ रेपिटेशन अचीव करते हो। क्लियर हो गई बात? गुड। अब एक और आता है इम्पोर्टेंट बात, टाइम। हाउ लॉन्ग यू एक्सरसाइज। अभी टाइम को वैसे दो तीन तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं। टाइम, उसमें भी हम देख सकते हैं कि भैया कितना आपका लंबा एक्सरसाइज है ना, हाउ लॉन्ग यू एक्सरसाइज, ये भी टाइम के को बता रहा है। या फिर टाइम को हम और भी एक तरीके से देख सकते हैं कि भैया सेट टाइम और रेस्ट टाइम है, क्या है हमारा, सेट टाइम और रेस्ट टाइम क्या है। अब सेट टाइम तो वो हो गया कि हम कितना, जब एक सेट कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा सेट टाइम हो गया है ना। जैसे कि मान लो मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, बेंच प्रेस में मेरे को 6 रेपिटेशन अचीव करने हैं, तो उन 6 रेपिटेशन में कितनी देर में वो 6 रेपिटेशन अचीव कर पा रहा हूँ, उसको बोल देंगे हम सेट टाइम। क्लियर? मान लो ये छः हमने कितना, जो ये 6 रेपिटेशन किया मेरा आता है 15 सेकेंड्स के अंदर, तो ये 15 सेकेंड्स मेरा हो गया सेट टाइम। ठीक है, उसके बाद जो मैं रेस्ट लेता हूँ वो मेरा रेस्ट टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैं ये क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब हम हाई इंटेंसिटी पे होते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे होते हैं, तो हमारा सेट टाइम ज्यादा होगा या कम होगा? और रेस्ट टाइम भी बता दो, वो ज्यादा होगा या कम होगा? राइट, सेट टाइम होगा कम, है ना, लो होगा, और रेस्ट टाइम होगा ज्यादा, ठीक है, हाई होगा। क्लियर? वेरी गुड। और ऐसे ही लो इंटेंसिटी में उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो? अब उसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो, अगर आपको 15 रेपिटेशन अचीव करने हैं, अब मान लो एक रेपिटेशन भी आप 3 सेकंड में अचीव कर रहे हो, तो आप 45 सेकेंड्स तक आपका जो है ना वो जो सेट है वो चलता रहेगा, जो सेट होगा वो 45 सेकेंड्स तक चल रहा है। अब रेस्ट भी अगर आप देखो यहाँ पे, तो रेस्ट भी आप उतना ज्यादा नहीं लेते हो, मान लो अराउंड आपने 50 सेकेंड्स का रेस्ट ले लिया, तो आपका रेस्ट टाइम कंपेरेटिवली कम है और आपका सेट टाइम कंपेरेटिवली ज्यादा है। बट मान लो आप कर रहे हो 90% पे ट्रेनिंग, 90% में मतलब बहुत हैवी, यहाँ पे 4 रेपिटेशन निकलेंगे आपके। अब वो 4 रेपिटेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, भले ही उसमें सेट टाइम कम होगा आपका। मान लो अगर आप 5 सेकंड पे भी अचीव करते हो ना 4 रेपिटेशन, 5 सेकंड एक रेपिटेशन अचीव कर रहे हो, तो भी आप सिर्फ 20 सेकेंड्स के अंदर अपना सेट को खत्म कर लोगे। सेट आपका 20 सेकंड में निकल गया। बट क्या आपको रेस्ट लगता है कि हम 30-40 सेकंड में रिकवर हो जाएंगे अच्छे से? ऐसा नहीं है, रेस्ट आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, कि 90% पे आप काम कर रहे हो, तो करीबन करीबन 2 मिनट तो रखना ही पड़ेगा, है ना। 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर हो गया टाइमिंग का यहाँ पे? ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेनिंग, टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अभी टाइप हमें यह बताता है कि यार जो एक्सरसाइज का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए तो नहीं पूछ रहा है, ये हम ये बताना चाह रहा है कि जैसा हमारी टाइप की एक्सरसाइज होगी वैसा हमारा स्केड्यूल बनेगा, वैसा हमारा फ्रीक्वेंसी सेटअप होगा, ठीक है।
ये आपस में कोरिलेट करती हैं पैरामीटर्स आपके। जैसे मान लो योगा है, या योगा भी छोड़ो, दो एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। एक हम लेके चलते हैं सूर्य नमस्कार को, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, योगिक एक्सरसाइज हम कंसिडर करते हैं इसको। और एक आपका हो गया डेड लिफ्ट। ठीक है, क्या हम सूर्य नमस्कार रोज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। बट क्या हम डेडलिफ्ट रोज कर सकते हैं? ऐसा क्यों? क्या रीजन है? हम जॉगिंग भी रोज कर ले रहे हैं, हम योगा भी रोज करते हैं, हम मेडिटेशन भी रोज कर रहे हैं, प्राणायाम भी रोज कर रहे हैं, बट हम डेडलिफ्ट क्यों नहीं रोज कर सकते? जो रनर्स हैं, मैराथन रनर्स, वो ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज रनिंग करते हैं। एक दिन लॉन्ग डिस्टेंस है, एक दिन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग है। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब रेपिटेशन रनिंग है। इस दिन स्लो पेस रनिंग है, इस दिन हिल रनिंग है, तो कर रहे हैं वो। ऐसा क्या है कि भैया जब हम डेडलिफ्ट या वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हम कुछ रेस्ट देते हैं, फिर करते हैं बाद में, फिर से रोज नहीं कर पाते। चलो, एक पॉइंट हो गया रिकवरी। क्या उनको रिकवरी की जरूरत नहीं है क्या भाई? उनको नहीं चाहिए क्या रिकवरी? मैं फिर भी रिकवरी को मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, बट रिकवरी तो उनको भी चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं रोज? बताओ, और कोई दूसरा पॉइंट भी बताओ। ये वन ऑफ द फैक्टर है रिकवरी। मसल लोड। ओके, और कोई बताओ अब। क्योंकि सर उसमें डैमेज नहीं होता कोई। ऐसा नहीं कि उसमें डैमेज नहीं हो रहा है, बट ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ पे जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग है ना, वो ही अलग है। टाइप ऑफ ट्रेनिंग है वो भी अलग है, और हमारा गोल भी अलग है। अब यहाँ पे हमारा गोल पता है क्या है? राइट, हमारा गोल है हम स्पेसिफिक मसल को डैमेज करें। क्या हम रनिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? बट नहीं। बट यहाँ पे ऐसा है कि भैया अगर बाइसेप्स लिया हुआ है, बाइसेप को कर रहे हो ट्रेन, तो बाइसेप की चार तीन चार एक्सरसाइज करोगे आप, तीन तीन चार चार सेट के साथ, मतलब उतना ज्यादा सेट वॉल्यूम एक स्पेसिफिक जगह को दे रहे हो आप, इतना इंपॉर्टेंस। ठीक है, ताकि आप उस लेवल ऑफ मसल डैमेज को वहां पे क्रिएट कर पाओ। जो मसल डैमेज जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा रिकवरी होगी, अगर बाकी सारी चीजें सब कुछ सही चलती हैं तो। है ना, जितना अच्छा मैकेनिकल टेंशन होगा उतना ज्यादा आपकी मसल एक्टिविटी बढ़ेगी, और वो आपके हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छी है। हमने ये बात डिस्कस की हुई होगी। तो यहाँ पे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाकी जो ट्रेनिंग्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं सब पे मिला करके, वो कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पे हम हाइपरट्रॉफी को एम कर रहे हैं, वहां पे हाइपरट्रॉफी एम नहीं है। वहां पे हो सकता है कोई स्किल आपकी एक एम है, हो सकता है इंड्योरेंस आपका एम है, हो सकता है जैसे आपकी ये जो सूर्य नमस्कार वगैरह है, योगा है, वहां पे आपकी ओवरऑल हेल्थ एक एम हो सकता है, बट वहां पे हाइपरट्रॉफी एम नहीं है। बात समझ रहे हो? इसीलिए हम ऐसी एक्सरसाइजेस को, जो डिमांडिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिनके ऊपर हम एक ही मसल पे उतना ज्यादा लोड डाल रहे हैं, उन एक्सरसाइज को हम बार बार रोज रोज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए ऑप्टिमल अप्रोच नहीं रहेगी। अब फिर इसमें रिकवरी वाला फैक्टर भी आ जाएगा, इसमें मसल लोड वाला फैक्टर भी आ जाएगा। वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, बट मेन चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों नहीं उसको रोज किया जा सकता। इसीलिए वेट ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज बनती है, वो हमें डिसाइड करनी पड़ती है अपने अकॉर्डिंगली। क्लियर होगी बात? अब ये सारी बातें हमने कर ली है, सबके पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं एग्जांपल्स के साथ। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जो आपको ध्यान से समझना है और उसका आंसर ध्यान से देना है। हमने एक आपके पास एक क्लाइंट भेजा मैंने। अब वो क्लाइंट का गोल सुन लो, उसके बाद फिर आपको बताना है, ठीक है?
ये क्लाइंट है इंटरमीडिएट लेवल का, ऑलरेडी ये ट्रेनिंग करता था पहले से, और इसके पास ट्रेनिंग के ना 4 डेज हैं। 4 दिन ये ट्रेनिंग करना चाहता है, क्योंकि इसके बाकी बिजनेस भी है, और ये 2 से 3 दिन ये ना बाकी भी गेम, कोई बैडमिंटन खेलता है 2 3 दिन। तो ये प्रेफर करता है 4 डे ट्रेनिंग। ठीक है, 4 डेज है इसके पास, इंटरमीडिएट लेवल पे है, और गेन करनी है इसने हाइपरट्रॉफी। कहता सर मेरे को हाइपरट्रॉफी गेन करनी है, हाइपरट्रॉफी चाहिए मुझे। आप इस 4 दिन के अकॉर्डिंग, इस 4 डेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्प्लिट इसके लिए बनाना चाहोगे? 4 डेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्प्लिट यहाँ पे बनाना चाहोगे इसके लिए? चलो, मॉडरेट तो हमें पता है ना, मॉडरेट की तो बात हमें पता है। मुझे ये बताओ कौन सा स्प्लिट डिजाइन करोगे? मॉडरेट तो चलो आपका एम हो गया, अब उस हिसाब से सेटअप करके बताओ। मंजूनाथ ने बताया कि पीपीएल करवा देंगे। अच्छा जी, ठीक है, चलो मान के चलते हैं। अपने पास मंडे है, वेनेसडे है, थर्सडे है एंड सैटरडे है, ये 4 डेज है अपने पास। मंडे को पुशिंग मूवमेंट कर दी, वेनेसडे को मैंने पुलिंग मूवमेंट कर दी, थर्सडे को हमने लेग्स कर दिया। लास्ट डे क्या करेंगे? लास्ट डे क्या करेंगे बताइए? अच्छा, एब्स कर देंगे। क्या इसमें मसल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी मॉडरेट है क्या? ये तो लो मसल फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल हो गया ना। सॉरी, ये लो मसल फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल नहीं है क्या? एक मसल ग्रुप को एक बार ट्रेन कर पा रहे हो आप, है ना? हाँ, अभी बहुत सही आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है। 2 डेज अपर बॉडी, 2 डेज लोअर बॉडी। जबरदस्त आंसर, वेरी गुड। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे सैटरडे बना देते हैं ना। तो मंडे को आपने किया अपर बॉडी, ठीक है, जिसमें सारी अपर बॉडी मसल कर ली। ट्यूसडे को आपने लोअर बॉडी कर लिया, जिसमें आपने लोअर बॉडी की मसल कर ली। वेनेसडे को आपने फिर अपर बॉडी कर लिया, एंड सैटरडे को आपने फिर लोअर बॉडी कर लिया। अब मुझे ये बताओ आपकी मसल फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? बताइए। इसके अंदर मसल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम? क्या लगता है? आपके सामने ही तो है, ये लिखा हुआ मैंने, बताओ। 4 टाइम्स कैसे हो गया? 2 टाइम्स होगा ना, 2 बार होगा। 4 दिन तो आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है, नहीं समझे अभी? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है 4 डेज। 4 दिन आप ट्रेनिंग हो कर रहे हो, बट मसल फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? मसल को कितनी बार ट्रेन कर रहे हो एक हफ्ते में, एक मसल ग्रुप को कितनी बार ट्रेन करते हो? जैसे चेस्ट का एग्जांपल ले लो, चेस्ट को कितनी बार ट्रेन कर रहे हो? चेस्ट कब आएगा? जब अपर बॉडी डे आएगा उस दिन चेस्ट आएगा ना। तो चेस्ट को आपने मंडे को ट्रेन किया, और चेस्ट को आपने वेनेसडे को ट्रेन करा, तो कितना हुआ मसल फ्रीक्वेंसी? 2 टाइम हो गया ना। क्लियर अभी? क्या ये सही है? मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने कहा था कि मॉडरेट अपने को चाहिए, तो क्या 4 दिन के हिसाब से ये सही सेटअप है अपने लिए? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है?
क्या हम ऐसे कर सकते हैं? पी पी एल, 3 दिन ही हो गए और लास्ट दिन हमने ये क्या कर लिया, पीपीएल नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, पी एल पी करेंगे और लास्ट दिन हम फुल बॉडी कर लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी अगेन 4 टाइम्स ही है। और आपका मसल फ्रीक्वेंसी कितना है? मसल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया इसमें? 2 टाइम्स हो गया ना? क्या ठीक है, ये कर सकते हैं ऐसा? गुड। कोई और स्प्लिट बनाओ अभी, और कुछ कर सकते हो? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड सैटरडे। चलो एक और डिजाइन कर लेते हैं। मंडे को हमने किया फुल बॉडी, ट्यूसडे को हमने किया कार्डियो एंड एब्स, वेनसडे को हमने किया अगेन फुल बॉडी, सैटरडे को भी हमने फुल बॉडी कर लिया। है ऑप्टिमल? ठीक है, तो ये भी अपना मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएगा और इसको भी हम ऑप्टिमल कंसिडर करेंगे। चलो अब मेरे को लास्ट बता दो जल्दी से, 5 डेज का बनाना है अपने को। कोई दो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है फर्स्ट वाला। गुड। सिर्फ एक ही ऑप्शन आया अभी तक मेरे पास। नहीं, गलत है ये मंजूनाथ, गलत है। अरे मसल फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं मैच कर पा रहे हो आप? इतनी सिंपल सी बात है। मसल फ्रीक्वेंसी को मैच क्यों नहीं कर पा रहे? आपको 2 डेज रखनी है, मॉडरेट रखनी है मसल फ्रीक्वेंसी, चेस्ट ट्राइसेप लैट्स बाइसेप कार्डियो, फिर बाकी क्या कुछ नहीं करोगे? बाकी लेग्स कहाँ गया इसमें? बाकी मसल ग्रुप्स कहाँ गए इसमें? नहीं है, कोई और ऑप्शन दो चलो। पीपीएल अपर बॉडी लोअर बॉडी हो सकता है? पुश पुल लेग्स अपर बॉडी लोअर बॉडी हो सकता है? 5 डेज का। पीपीएल
फुल बॉडी हो सकता है। ये 4 दिन हो गए, लास्ट दिन आप क्या कर लो, अपने वीक मसल ग्रुप्स कर लो। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? हो जानी चाहिए। और इससे हमें ये प्रूव होता है, इससे हमें ये समझ में आती है बात कि कोई भी तरह का स्पेशल स्प्लिट नहीं होता है। हमें जो स्प्लिट डिजाइन करना है अपने अकॉर्डिंगली करना होगा। ठीक है, कोई भी स्प्लिट पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल नहीं है, हर किसी की कंडीशंस अलग है, हर किसी का स्केड्यूल, हर किसी का ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, हर किसी का ट्रेनिंग स्प्लिट, हर किसी का मसल फ्रीक्वेंसी अलग है। तो उसके हिसाब से बनाओगे आप। ठीक है, हो सकता है मेरे पे पीपीएल अप्लाई हो जाए, हो सकता है आप पे पीपीएल अप्लाई ना हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 दिन का ट्रेनिंग का टाइम है। पॉसिबिलिटीज हैं इसकी भी। तो आपके लिए फिर क्या बनेगा, 3 दिन के हिसाब से आप 3 दिन के लिए बेस्ट वाला चूज करोगे ना। तो फिर मेरे लिए पीपीएल अच्छा नहीं है, सॉरी मेरे लिए पीपीएल अच्छा है, शायद आपके लिए नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे पास 6 डेज का ट्रेनिंग है, 6 दिन का ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, 6 दिन के हिसाब से मैं पीपीएल को अगर 2 बार करता हूँ तो मॉडरेट मसल फ्रीक्वेंसी बन जाती है। बट मेरे पास तो सिर्फ 3 डेज है, सॉरी आपके पास 3 डेज है, तो आपके लिए पीपीएल लगाऊंगा तो पीपीएल तो सिर्फ आपका सिंगल मसल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हिट करेगा हमारी बॉडी। समझ गए? इतनी सी बात है बस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है बायो एनर्जेटिक्स। बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स की हम बात करने वाले हैं। तो जो एनर्जी सिस्टम्स है हमारी बॉडी में वो है 3 टाइप के, फॉस्फेजन, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ठीक है, अब फॉस्फेजन को हम एटीपी सीपी सिस्टम भी कह देते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम को हम लैक्टिक एसिड सिस्टम भी कह देते हैं, और लास्ट वाले को हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम भी कह देते हैं। ऑक्सीडेटिव तो वैसे इसका नाम है, इस पे एरोबिक सिस्टम भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बायो एनर्जेटिक्स है ना, बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, बायो का मतलब हो गया ह्यूमन, एनर्जेटिक्स का मतलब हो गया एनर्जी सिस्टम। मतलब जो ह्यूमन के एनर्जी सिस्टम्स है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं 3 तरह के होते हैं। काम सबका लास्ट वही है कि एनर्जी बनानी है। अब वो किस स्पीड से बनानी है और किस इंटेंसिटी में कौन सा एनर्जी सिस्टम काम में आएगा, वो हम इसके अंदर समझने वाले हैं। है ना? जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ। अब हमारे घर में भी बहुत तरह की एनर्जीज यूज होती है ना। चलो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम मान लेते हैं एनर्जी, जिसकी वजह से हम सब कुछ करने वाले हैं, है ना। अब उस एनर्जी को बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली तो एनर्जी बन रही है। इसकी मदद से आपके घर के अप्लायंसेस चल रहे हैं। अब हम उसमें शायद सोलार एनर्जी का यूज कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे हम वो हीट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम हाइड्रो एनर्जी का यूज कर सकते हैं भैया, पानी वाली जो है जो डैम्स वगैरह से बन रही है। हो सकता है विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं कि भैया वो जो ऐसे घूमता है टरबाइन, जिसकी मदद से क्या है हवा से वो घूमता है और नीचे घूमने से जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हो सकती है। ठीक है ना, इसके अलावा भी 100 तरह की हो सकती है। राइट, तो ये सब क्या बना रहे हैं, ये सिस्टम्स हैं और ये बना रहे हैं अल्टीमेटली एनर्जी। ठीक है, और ऐसे फिर हमारा जो कोई भी घर पे काम है, अप्लायंसेस है, वो चल पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बॉडी के अंदर बात करें तो अपने को चाहिए एटीपीज। ठीक है, एटीपीज क्या है, हमारी केमिकल करेंसी। अब इस केमिकल करेंसी को बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट बनना बॉडी में यही है। और उसकी स्पीड अलग हो सकती है बनने की, और कोई ज्यादा तेजी से एनर्जी बना रहे हैं, कोई थोड़े कम तेजी से बना रहे हैं। तो ये है बेसिकली। ठीक है, तो 3 सिस्टम बॉडी में यूज हो रहे हैं, एक फॉस्फेजन, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक ऑक्सीडेटिव सिस्टम। सॉरी।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉस्फेजेन सिस्टम की, जिसको एटीपी सीपीपी हम कहते हैं। द सबसे पहली बात तो ये एनारोबिक है, ये जरूर लिख लेना अलग से। ये सिस्टम जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने की क्षमता नहीं रखता, ये बिना ऑक्सीजन के काम करता है। ठीक है। अब ये आपको ना सबसे तेजी से पावर बना के देता है, गिव्स पावर एट द फास्टेस्ट रेट लिखा भी हुआ है। मतलब सबसे जल्दी जो एटीपी इस बॉडी को दे सकता है वो यही सिस्टम है। तो बेसिक बात यही होगी कि भैया अगर ऐसा है तो ये सबसे जल्दी एनर्जी भी बना देता होगा। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा ही है तो ये हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग में भी यूज होता होगा, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी में यूज होता होगा जहाँ पे बहुत जल्दी अपने को एनर्जी चाहिए, इमीडिएट एनर्जी चाहिए। जैसे कि मैं 1 रेप मैक्स हिट कर रहा हूँ, या मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ, या मैं बहुत हैवी वेट को उठा रहा हूँ, इसमें आपका फॉस्फेजेन सिस्टम यूज होता है। इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी हमें। अब ये बात भी जेन्युइन हो जाती है जब ये एनारोबिक सिस्टम है, मीन्स ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये रेस्ट एंड सेट प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा। समझते हैं इस बात को? रेस्ट एंड सेट प्रिंसिपल मतलब आप सेट करोगे फिर रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर सेट करोगे फिर रेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसे वाले प्रिंसिपल पे काम करता है ना। जैसे कि स्प्रिंटिंग है, या फिर अगर हम बात करें हैवी डेडलिफ्ट्स है, या कोई भी वेट ट्रेनिंग है, तो ये सब इसी पे काम करती है ना, सब एनारोबिक ही है, क्योंकि यहाँ पे अपने को रेस्ट एंड सेट प्रिंसिपल के हिसाब से चलना पड़ता है। पहले सेट करो, फिर जब डिप्लीट हो जाओ फिर रेस्ट करो, फिर से सेट करो, इस तरीके से तो चलते हैं हम इसमें, है ना। तो ये एनारोबिक है ना। अब ये काम कैसे करता है वो देख लो। डिप्लीट भी जल्दी हो जाता है, आप बहुत देर तक यूज नहीं कर सकते इसको। मैक्सिमम इसका टाइमिंग कितना है पता है? 5 to 12 सेकेंड्स। 5 से लेके 12 सेकेंड्स तक ये आपके एटीपीएस को रिचार्ज कर देगा, और उसके बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। काम कैसे करता है देखो, क्योंकि ये यूज करता है बॉडी में जो स्टोर्ड एटीपीज हैं, उनको इस्तेमाल करता है आपकी, और उसके बाद ये रिचार्ज करता है उसको। ठीक है ना। क्रिएटिन वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने क्रिएटिन वाला क्लास देखा था सप्लीमेंट में, वहां पे मैंने बताया था। अब जब हम क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है क्रिएटिन को, 3 अमीनोज को मिलकर, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथ्योनिन को मिलकर। ठीक है, हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है ये। तो जब ये नेचुरली बनता है तो हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर हो जाता है? ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ क्रिएटिन फॉस्फेट हमारे मसल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हमारी बॉडी क्या कर रही है, जो आपका एडेनोसिन है और जिसके साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, एटीपीज है जो बेसिकली, ये आपकी केमिकल करेंसी है। अब जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यानी फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस रिएक्शन से बॉडी को मिलेगी एनर्जी, वो फॉस्फेट यूज हो जाएगा आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। तो अब ये जो कन्वर्जन हो गया एटीपी का, वो हो गया एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल तो डोनेट हो गया आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब जो एडीपी है, जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, यहाँ पे इसको आपके मसल से क्या मिलेगा? फॉस्फेट मिलेगा, जो कि आपके क्रिएटिन फॉस्फेट्स के लेवल ऑलरेडी आपके कहाँ पे? मसल्स में अवेलेबल है, आपके मसल में स्टोरेज है। वहां से फॉस्फेट आएगा जो कि एडीपी के साथ जो बाइंड कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये फिर से क्रिएट करके दे देगा, इसको एटीपी बना के दे देगा, और फिर से ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो एडीपी प्लस पी जो वाला फॉर्मूला है, यानी वापस से एटीपी का जो कन्वर्जन है, वो है किसकी हेल्प से होगा? जो हमारे पास एडिशनल क्रिएटिन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं आपके मसल्स के अंदर। ठीक है। तो इस वाले सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी एटीपी को रिचार्ज करती है बहुत जल्दी से। रिचार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें, है ना। बॉडी एक्सरसाइज करते समय ही आपके जो डिप्लेटेड एटीपीज है, जो एटीपी में कन्वर्ट हो गया, उसको बॉडी जल्दी से रिचार्ज कर लेगी, और वो फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो एटीपी आगे फिर से वही काम करेगा। तो जो एनर्जी की सप्लाई है ना, वो बहुत फ्रैक्शन में हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी। 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर आप एक्टिविटी करते हो, और ये जो एक्टिविटी होती है बहुत हाई इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम वाली। ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम तब में काम में आता है 85% से इंटेंसिटी से जब ऊपर काम हो रहा है, तब आपका ये फॉस्फाइजन सिस्टम जो है ये काम में आ रहा है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन के अंदर यही सिस्टम सबसे ज्यादा हमारी बॉडी रिलाई करेगी इस पे, ऐसा है क्या? कि पूरे दिन भर ऐसे ही काम होता है हमारा? ऐसा तो नहीं है।
ये तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये तो तब होता है जब हमारी बॉडी कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चली गई है, या तो हम वर्कआउट ही कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी इस सिस्टम पे रिलाई करती है। ठीक है, तो जो सिस्टम पे अगर हम रिलाय करने की बात है, उसमें हम लेस रिलाय करते हैं, क्योंकि पूरे दिन के अंदर जब या तो जरूरत ही ऐसी है, ज्यादा इतनी ज्यादा होती है, हमें डिमांडिंग सिचुएशन होती है, तभी बॉडी इस सिस्टम का यूज करती है, या तो भैया हम खुद से ही वर्कआउट वगैरह टाइम वो वाले टाइम पर है इसको आधे एक घंटे के लिए इस सिस्टम को यूज कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये है फर्स्ट वाइब्रेंट सिस्टम। अब अगर इसकी एप्लीकेशन या इसको थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेट करें, तो कौन से स्पोर्ट्स में बताओ ये वाला सिस्टम जो है उस पे बॉडी सबसे ज्यादा रिलाई करती है? हालांकि तीनों सिस्टम पे ही करती है ऑब्वियसली, बट स्पेसिफिकली अगर स्पोर्ट्स से रिलेट करें तो कौन सा सिस्टम किसके लिए होगा? रनिंग में तो बहुत सारी रनिंग भी हो सकती है ना, मैराथन रनिंग भी हो सकती है, आप थोड़ा और स्पेसिफाई करो। क्या वेट लिफ्टिंग हो सकती है यहाँ पे? सॉरी, क्या स्प्रिंटिंग हो सकती है? चलो स्प्रिंटिंग भी हो गई, और कोई बताओ। लॉन्ग जंप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हाई जंप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जहां पे भी हमें एक्सप्लोसिवली काम करना है, एक्सप्लोसिवली मतलब बर्स्ट वाली एक्सरसाइज, वहां पे ये डोमिनेंटली वाला सिस्टम पे हम रिलाय करते हैं, और बॉडी इसी से एनर्जी बनाती है। क्लियर होगी बात? चलो अब से चलते हैं सेकंड सिस्टम पे। अब ये भी याद रखना, बॉडी शफल भी कर सकती है सिस्टम टू सिस्टम। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ बॉडी इसी पे काम करी, बॉडी शफल भी कर सकती है, कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट सिस्टम आ गया ग्लाइकोलिसिस सिस्टम। ये भी एनारोबिक ही है मेनली। ठीक है, ये भी जो है विदाउट ऑक्सीजन काम कर सकता, और ये भी रैपिड रेट में एनर्जी बनाता है। उतनी ज्यादा तो नहीं जितना आपका एटीपी सीपी वाला है, उतना पावरफुल तो नहीं है ये, बट हाँ ये भी काफी रैपिड रेट में एनर्जी बना देता है। बट इसका ये फायदा है, इसका फायदा ये है कि ये थोड़ा लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लास्ट लॉन्गर देन द फॉस्फेट सिस्टम। थोड़ी ज्यादा देर तक ये एनर्जी बना सकता है। हाँ उतनी तेजी से तो नहीं बनाएगा, बट ये है कि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा लंबे समय तक कर सकता है। मैक्सिमम अगर देखें तो 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट के आसपास, या 1 मिनट 20 सेकेंड के आसपास इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। मैराथन नहीं है भैया, मैराथन नहीं है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस सिस्टम में नाम से पता लग रहा है, देखो ग्लाइकोलिसिस, इसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, है ना? ग्लाइको का मतलब यहाँ पे ग्लाइकोजन से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया ये कहता है कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन सिस्टम। अरे ये मतलब, इसका मतलब यहाँ पे बॉडी ग्लाइकोजन्स पे रिलाई कर रही है आपके। ग्लाइकोजन्स क्या है? आपके स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके मसल्स के अंदर, जो आपके मसल ग्लाइकोजन्स है, जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर है बॉडी। बॉडी इस पे रिलाई करती है, मतलब यहाँ पे आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन जो होगी, तो वो ग्लाइकोजन्स की मदद से होगी। अब यहाँ पे होता क्या है वो देखते हैं। अब देखो आपके पास ग्लाइकोजन्स की अवेलेबिलिटी है, जो कि बिल्कुल सही बात है, हमारे मसल में ग्लाइकोजन भरा हुआ है, बॉडी उसको यूज भी कर रही है अगर ऐसी कंडीशन है तो। अब देखो इंटेंसिटी याद रखना, जो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम होता है, ग्लाइकोलिसिस सिस्टम होता है, ये 67 to 85% के आसपास जो वाली इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी होती है ना, वहां यूज होता है। मतलब जैसे आप कह सकते हो मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी। इसको आप कंप्लीटली हाई इंटेंसिटी नहीं कह सकते, इससे ऊपर वाली थी वेरी हाई इंटेंसिटी, जो एटीपी सीपी वाली थी, जिसको हम बर्स्ट वाली करनी थी बस, मतलब मैक्सिमम एफर्ट वाली थी वो, इससे ऊपर वाली। ये मैक्सिमम एफर्ट वाली नहीं है, बट ये भी मॉडरेट टू हाई वाली ही है, क्योंकि 67 to 85 को आप लो में कंसिडर नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर आप
वन रेप मैक्स 100 kg मार रहे हो, तो 100 किलो उठाने की जगह 100 नहीं आप यहाँ पे उठा रहे हो, आप यहाँ पे 85 के आसपास उठा रहे हो, या 80 के आसपास उठा रहे हो, तो ये 80 भी कम नहीं है। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या कह देंगे, मॉडरेट टू हाई। ठीक है, मॉडरेट टू हाई। अब बॉडी क्या करती है इस कंडीशन में, आपके ग्लाइकोजन्स पे डिपेंडेंट होती है। अब ग्लाइकोजन से टूटेगा ग्लूकोज और बनाएगी बॉडी उससे एनर्जी। अब ये काम हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूं ऑक्सीजन का। अब इस रिएक्शन में याद रखना, जब ग्लाइकोजन्स एटीपीज फॉर्म करेंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, इस रिएक्शन में आपकी जो एटीपी फॉर्मेशन होनी है वो विदाउट ऑक्सीजन होनी। तो एटीपी फॉर्मेशन तो हो गई, बट एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना, जो आपके मेटाबोलाइट्स रह जाते हैं, देखो कोई भी रिएक्शन की वजह से ही होता है ना, जो हीट आग भी जलती है वो भी किसी रिएक्शन की वजह से हो रही है, वहां पे भी ऑक्सीजन की डिमांड। तो उसके बाद उस हीट के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट रह जाता है ना, किसी चीज को आप जलाते हो कुछ बाई प्रोडक्ट तो निकलता है ना, कुछ फॉसिल्स को भी अगर आप जला रहे हो तो कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है। जैसे कि अगर आप पेट्रोल को भी जला रहे हो, जो हमारे व्हीकल्स में यूज होता है, तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट है, निकल के आ रहा है, जो है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपके मोनोऑक्साइड्स हैं, जो फॉसिल्स को जलने की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है वो चीज हो रहा है। तो वो मेटाबोलाइट्स है उस रिएक्शन की वजह से जो हो रही है। ऐसे ही एक जब इस रिएक्शन से ग्लाइकोजन एनर्जी बनाएगा, एटीपीज बनाएगा विदाउट ऑक्सीजन, तो आपके एज अ बाई प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें आने वाली है। उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपका आएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वहां पे एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट डेवलप होगा। हालांकि लैक्टिक एसिड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत सारे लोग उल्टा ही समझते हैं कि लैक्टिक एसिड कोई पता नहीं क्या ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, लैक्टिक एसिड बनेगा ही बनेगा, और वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है कुछ हद तक। उसके बाद आपके जो है फॉस्फेट इनऑर्गेनिक लेवल्स भी बढ़ेंगे, आपके वाटर कंटेंट, आपका जो है वाटर भी वहां पे डेवलप होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एज अ बाई प्रोडक्ट आपकी बॉडी में आ रही है। एटीपीज तो जो है वो हम यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए। भैया एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आपकी एटीपीज बन रही है, एनर्जी बॉडी को मिल रही है, आप काम कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। बट एक टाइम ऐसा आएगा आपके वर्कआउट के समय, वर्कआउट के बीच में ही ऑब्वियसली, जब आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो, मैंने बताया ना 30 सेकंड से 1 मिनट, 1 मिनट 20 सेकंड तक ये काम करते रहेगा सिस्टम। तो आप जब ये काम कर रहे हो तो एक टाइम पे ऐसा आएगा, एनर्जी तो बनेगी, बट अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो ये मेटाबोलाइट्स है ना, इनको मेटाबॉलिक वेस्ट भी हम कई बार कह देते हैं, तो ये मेटाबोलाइट्स की जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया ये तो एक्यूमुलेट हो ही जा रहे हैं ना बॉडी में। क्या आप ऑक्सीजनेटेड सिस्टम में तो काम नहीं कर रहे हैं ना, आपका बॉडी ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, बड़े आराम से काम हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी O2 के बिना काम कर रही है, रिएक्शन भी O2 के बिना ही हो रहा है। तो ये जो मेटाबोलाइट्स है ये डेवलप होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और एक टाइम पे क्या होगा, आपके लैक्टिक एसिड के लेवल बढ़ जाएंगे। ठीक है, PI के लेवल बढ़ जाएंगे, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक लेवल्स। ठीक है, ये लेवल बढ़ जाएंगे। अब ये जब लेवल बढ़ गए, तो बॉडी में क्या करेंगे बताओ, क्या ये आपके पीएच लेवल को अफेक्ट करेंगे? आपके मसल्स में ऑलरेडी लैक्टिक एसिड होता है कुछ अमाउंट, बट वो उसका जो कंटेंट है वो सर 0.2% के आसपास होता है। बट जब ये आपका ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे होंगे, एक्टिविटी के दौरान जब लैक्टिक लैक्टेट लेवल काफी ज्यादा बढ़ गए, लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ गया काफी, तो इसके लेवल ना 0.8% तक भी चले जाते हैं। और अगर इससे भी ऊपर चले जाए तो बेसिकली हमारा पीएच लेवल इफेक्ट होगा। पीएच लेवल इफेक्ट होगा ना, क्योंकि बॉडी एसिडिक हो रही है। तो क्या ये आपके वर्कआउट के दौरान आपको अफेक्ट करेंगे? लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बीच में रेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, इसीलिए आपको रेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है। जब आप रेस्ट लेते हो
तो आपकी बॉडी वापस से ऑक्सीजनेटेड सिस्टम के अंदर आती है, वापस से ऑक्सीजनेशन आपको प्रॉपर मिल पाता है, आप रेस्ट जब कर लेते हो, जैसे मान लो 40-50 सेकंड आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट मतलब वो सेट में किया, आपने सेट किया कंप्लीट। अब सेट कंप्लीट करने के बाद आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, मान लो 1-1.5-2 मिनट का रेस्ट ले लिया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में प्रॉपरली बॉडी में गई। अब होगा क्या, कोरी साइकिल की मदद से आपकी बॉडी क्या करेगी, लैक्टिक एसिड के साथ ऑक्सीजन वहां पे मिलेगा, और ये अगेन आपके ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, आपके ग्लाइकोजन में इसको फिर से कन्वर्ट कर देगी। ओके, ये बात क्लियर हो गया कि जब आप रेस्ट करोगे, रेस्ट भी यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए। जब आप रेस्ट लोगे तो आप प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड सिस्टम में आ जाओगे। अब आपकी बॉडी में O2 गया, ठीक है, और आपके जो लैक्टिक एसिड मैंने बताया था, जो बाय प्रोडक्ट आपका बढ़ा हुआ है अभी के लिए, उसके साथ O2 बाइंड करेगा, मिलेगा, और ये अगेन आपके जो लैक्टिक एसिड है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। फिर आप फिर से एक्टिविटी कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टिक एसिड कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज अ बाई प्रोडक्ट आ रहा है, और आपकी बॉडी उसको वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी ग्लाइकोजन से एनर्जी बनाएगी और विदाउट ऑक्सीजन बनाएगी तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आएगा, और इसको बॉडी बाद में वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कर सकती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम। 67 to 85% पे हमारी बॉडी इस पे रिलाई करती है। क्लियर हो गया? अब कोई ऐसे स्पोर्ट्स बताओ जो इस मतलब डोमिनेटली इस वाले कैटेगरी में हमारे स्पोर्ट्स आते हैं, जो कि कंप्लीटली वो बर्स्ट भी नहीं है, ना ही वो बहुत स्लो है। इसमें आ जाते हैं आपके मिड डिस्टेंस रनिंग, 400 मीटर। हाँ, क्रिकेट में बॉलर हो सकता है, ठीक है, 400 मीटर हो सकती है, 800 मीटर हो सकती है। इस वाले कैटेगरी के अंदर हम ना तो शॉर्ट स्प्रिंट कर रहे हैं, 100% एटीपी सीपी सिस्टम भी नहीं है, ना ही ऑक्सीडेटिव सिस्टम है 100%, तो मेनली आपका ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट है। समझ रहे हो? ज्यादा डोमिनेंट है। अच्छा मुझे बताओ, बॉडी बिल्डर्स वाला जो वर्कआउट है, जो हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी करते हैं, 7 to 12 रेप वाला, वो किसके अंदर आएगा? वो एटीपी सीपी के अंदर आएगा या ग्लाइकोलिसिस के अंदर आएगा, ये बताओ। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, वो भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर ही आएगा। अच्छा, जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो पावर लिफ्टर्स हैं, वो राइट 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 राइट, वो एटीपी सीपी सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं। समझ गए आप? ऐसा जबरदस्ती नहीं कि एक ही सिस्टम की बॉडी रिलाई करती है, बॉडी शफल कर सकती है, जैसे मैंने बताया ना। जैसे मान लो मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ फुल तेजी से, है ना, 100 मीटर भाग रहा हूँ पूरी तेजी से, मैंने मैक्स एफर्ट दे दिया, 100 मीटर कंप्लीट कर लिया। अब मैं उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता, उस इंटेंसिटी से कंटिन्यू नहीं कर सकता एटीपीसी सिस्टम में। अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा ना। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब मैं बहुत तेजी से एटीपी सिस्टम का यूज किया तो उसके बाद में शफल करके ग्लाइकोलिसिस में चले गया, उसके बाद शफल करके ऑक्सीडेटिव में चले गया, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको? ये बात क्लियर हुई आपको? जैसे मैंने मान लो 1 रेप मैक्स किया, 100 kg मेरा 1 रेप मैक्स था, मैंने 100 किलो उठाया, 100 किलो से मेरे से 1 रेप निकल गया। अब मान लो मैं इसी 100 किलो से एक और रेप निकालने की कोशिश करूंगा, नहीं निकलेगा ना, नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं अपना एफर्ट दे चुका हूँ, एटीपी सीपी सिस्टम एग्जॉस्ट है, कंप्लीट हो चुका काम। बट मान लो मैंने 100 kg को ड्रॉप कर दिया और मैं 50 kg पे आ गया, या उससे भी कम पे आ गया, 40 पे आ गया, फिर हो जाएगा क्या?
फिर हो जाएगा काम? फिर मैं कॉन्टिन्यूसली कर पाऊंगा उसके बाद भी? बिल्कुल कर पाऊंगा, है ना? बिल्कुल कर पाऊंगा, और ज्यादा रैप भी कर सकता हूँ, क्योंकि बॉडी ने शफल कर दिया दूसरे सिस्टम में। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम। भैया ये बड़ा बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेजॉरिटी में जो बॉडी है वो इसी सिस्टम को यूज करती है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे काम करता है ये सिस्टम। अब मुझे ये बताओ कि पूरे दिन के अंदर किस पे सबसे ज्यादा बॉडी रिलाई करेगी? ऑक्सीडेटिव पे करेगी, ग्लाइकोलाइसिस पे करेगी, एटीपीसीपी पे करेगी? पूरे दिन के अंदर अंदर हम बात कर रहे हैं। गुड। ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो है वो रिलाइंग, मतलब सबसे ज्यादा रिलाई करती है बॉडी, पूरे दिन के अंदर बेसिकली इसी को यूज कर रही है मैक्सिमम, है ना? इंट्रा वर्कआउट। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम या ऑक्सीजन हम पूरे वर्कआउट में, थ्रू आउट द वर्कआउट ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है एटीपी सीपी और ग्लाइकोलिसिस में भी। क्योंकि एटीपी सीपी जब आप यूज कर रहे हो उसके बाद आप रेस्ट लेते हो, ऑक्सीजन को आप तब भी यूज करते हो, ये बात आप याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं है वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है, जीरो नहीं है, बट जब वो रिएक्शन बन रहा है ना, वहां पे ऑक्सीजन की नीड नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना। कई बार कंफ्यूज होकर हम ये लिख देते हैं, एग्जाम एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एटीपी सीपी सिस्टम में क्या ऑक्सीजन का कोई भी मोटिव वही नहीं है क्या? क्या हम यूज ही नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्कआउट ऑक्सीजन? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि 1 घंटा हम वर्कआउट कर रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन को ही नहीं ले रहे हैं बॉडी। पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो उसमें भी वो यूज हो रहा है, बट जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं बॉडी में एनर्जी बनने के लिए, उस समय पे ऑक्सीजन नहीं यूज होता। ठीक है? बट ऑक्सीडेटिव सिस्टम में थ्रू आउट द वर्कआउट रिएक्शन में भी ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और रेस्ट अगर आप ले रहे हो, बेसिकली रेस्ट तो लेते नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी चलती है ऑक्सीडेटिव। ठीक है ना? तो इसमें थ्रू आउट द जो वर्कआउट है, इवन रिएक्शन के अंदर भी ऑक्सीजन यूज होता है। तो सबसे धीरे ही एनर्जी बनाता है, ये बात तो जेन्युइन है कि आपकी एटीपी सबसे स्लो बनाता है, बट ये सबसे देर तक बना सकता है, सबसे देर तक बना सकता है। तो आप जो रनिंग कर रहे हो, मैराथन रनिंग हो गया, स्लो डिस्टेंस रनिंग हो गया, रेस्ट टाइम पे बॉडी शफल नहीं करेगी ना। रेस्ट टाइम पे बॉडी क्या करेगी? जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर देगी, है ना? जो बॉडी में रिक्वायरमेंट्स है ना उसको फुलफिल करेगी, और बॉडी की डिमांड्स को, जो आपकी ऑक्सीजन डेप्थ है, जो बॉडी ने ऑक्सीजन यूज किया हुआ है, जो आपके वॉलेंट्री ऑक्सीजन आपकी बॉडी को जरूरत है, जो आपके वर्किंग मसल्स में ऑक्सीजन चाहिए, उसको रिप्लानिश कर देगी। समझ रहे हो? उसको रिप्लानिश कर दिया, उसके बाद फिर से अपने सेट में वही सेम चीज, फिर से जब आप रेस्ट करोगे फिर बॉडी उसको रिप्लेनिश करेगी। समझ रहे हो आप? इसीलिए तो जब हम एटीपी सीपी को यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हमें वापस फुलफिल करना है। जब ऑक्सीडेटिव सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर रही है थ्रू आउट द एक्टिविटी, इवन रिएक्शन के अंदर, बट स्टिल बॉडी को उतनी डिमांड नहीं है कि हम उतना रेस्ट लें। कॉन्टिन्यूसली भी वो काम हो सकता है, इसलिए तो लो इंटेंसिटी है ये। बट वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे हमें रेस्ट लेना ही पड़ेगा। ठीक है? अब ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो है स्लोएस्ट है, ये तो हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे बॉडी किस पे रिलाई करती है? यहाँ पे बॉडी रिलाई करती है ग्लूकोज पे प्लस फैटी एसिड्स पे, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे ये काम होता है, और आपकी बॉडी बनाती है इसे एटीपी। अब बाय प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, बाय प्रोडक्ट के रूप में आपकी वाटर है, वाटर कंटेंट आपका बढ़ेगा। ठीक है? आपका CO2 जो है वो बॉडी बाहर निकाल रही है, क्योंकि एरोबिकली काम कर रहे हैं ना, रेस्पिरेशन चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल। आप धीरे धीरे भाग रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो। ठीक है? और एटीपीज आपकी बन रही हैं। बट मान लो अगर मैं यहीं से इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, फिर बॉडी एटीपी सीपी में शफल कर जाएगी, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर रुकना पड़ जाएगा। तो अगर रुकना नहीं है तो फिर वो इंटेंसिटी को नीचे खींच के रखना पड़ेगा, स्लो में चलना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी। बट बॉडी यहाँ पे क्या यूज करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके ग्लूकोज को और फैटी एसिड्स को एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी इसको एटीपी के लिए यूज करती है। ठीक है ना? और यही एक ऐसा सिस्टम है, याद रखना इस पॉइंट को,
यही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे बॉडी आपके फैट्स को एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रही है। फैटी एसिड को, जो बॉडी में स्टोर्ड फैट्स हैं, उनको यूज कर रही है एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि ऐसा एटीपीसीपी में भी नहीं था, ऐसा ग्लाइकोलिटिक में भी नहीं था। बात समझ में आई? बॉडी ने यहाँ पे आपके फैट्स को यूज किया एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी फैट यूज नहीं हुए हैं, यहाँ पे हुए हैं। इसीलिए आपने देखा है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, फिजिक मॉडल्स होते हैं, आपने ज्यादातर उनको देखा होगा लॉन्ग टाइम कार्डियो करते हुए। धीरे धीरे कार्डियो करते रहते हैं, स्टेयर केस करते रहते हैं 50 मिनट 60 मिनट। बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करते रहते हैं 40 मिनट 50 मिनट 30 मिनट। आपने कभी देखा उनको स्प्रिंट किया 5 मिनट के लिए, वो स्प्रिंट स्प्रिंट करके निकल गए? ऐसा देखा है आपने? बहुत रेयर, नहीं हो देखा हो। क्योंकि वो यूज करना चाहते हैं बॉडी के फैट्स को, जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं एनर्जी के लिए। और ये पॉसिबल ही ऑक्सीडेटिव सिस्टम में है। अगर हम इंट्रा वर्कआउट फैट को यूज करने की बात कर रहे हैं एनर्जी के तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो हाई इंटेंसिटी करोगे या मॉडरेट इंटेंसिटी करोगे बॉडी वहां पे फैट यूज नहीं करेगी, या बॉडी वहां पे फैट कम नहीं करेगी बॉडी उस ट्रेनिंग से। ऐसा नहीं है, उससे भी बॉडी फैट कम कर सकती है। बट वो इंट्रा वर्कआउट नहीं होगा, मतलब वर्कआउट के दौरान नहीं होगा। वहां पे कैसा होता है सिस्टम, जैसे आपने एटीपी सीपी सिस्टम पे काम किया, मान लो आपने हैवी हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप उस समय पे तो कैलोरीज बर्न कर ही रहे हो ना, वहां पे तो कैलोरीज बर्न कर ही रहे हो। प्लस आपका जो बढ़ता है ईपॉक, जिसे बोलते हैं एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है ना, आपने वहां पे हाई इंटेंसिटी पे काम किया, आपकी बॉडी में ज्यादा आपने वो डैमेज दे पाए आप। ठीक है, आपका ईपॉक बढ़ा तो उसकी वजह से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है आने वाले 48 आवर्स तक, जब हम हाई इंटेंसिटी पे करते हैं एटीपी सीपी सिस्टम को यूज करते हैं। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा आपके वर्कआउट के बाद भी कुछ अमाउंट में, क्योंकि आपकी बॉडी को जो अपने बॉडी में डैमेज दिए हैं, जो बॉडी ने उतनी एक्टिविटी करी उसको रिप्लेनिश करना है, बॉडी को ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को रिकवर करना है। ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हुई है, ब्लड की सप्लाई ज्यादा चाहिए। आप प्रोटीन इंटेक और बाकी चीजें इंटेक करोगे तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी ज्यादा काम कर रही है। तो इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल फैट लॉस देखा जा सकता है। ठीक है, बट याद रखना कि एटीपी सीपी सिस्टम में वर्कआउट के दौरान बॉडी फैट्स को यूज नहीं कर रही होती है। हाँ, वैसे आपको ऑन अ रिजल्ट बेसिस आपका फैट लॉस हो सकता है, वो किस रीजन की वजह से हो रहा है मैंने बता दिया आपको। क्योंकि आपका उस समय पे डिमांड बढ़ी हुई थी, इपॉक बढ़ेगा, एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा काम करेगा, आपकी बॉडी रिकवरी के लिए ज्यादा काम करेगी, आपकी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके फैट कम होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, चाहे आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हो। बट ये बात याद रखना कि एटीपी सीपी सिस्टम में या ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में है, प्राइमरी आपकी बॉडी एनर्जी को मतलब आपके फैट्स को यूज नहीं करती, इसलिए हमें ऑक्सीडेटिव सिस्टम में भी शफल करना पड़ता है। अब इस कंडीशन में क्यों करती है वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी ना अब आपको पता है कि ये एक्सरसाइज मुझे बहुत देर तक करनी है ना, ये एक तरीके से क्या है ना, ये आपकी एफडी की तरह है, फिक्स डिपॉजिट की तरह है। इसको इस तरीके से समझो कि जो बॉडी के फैट्स है ना, वो फिक्स डिपॉजिट की तरह है बॉडी में, वो है तो स्टोरेज एनर्जी, बॉडी उसको स्टोर करती है एनर्जी के लिए। बट बॉडी उसको कैसे स्टोर करती है? फ्यूचर पर्पसेस के लिए। अब एटीपी सीपी सिस्टम क्या है? वो है भैया कैश की तरह, है ना, जब आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ी आपने दिया कैश और काम खत्म, यूज हो गया। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो सिस्टम है वो है आपके सेविंग अकाउंट की तरह भैया। ठीक है, आपको जरूरत पड़ी, अपने डेबिट कार्ड निकाला क्रेडिट कार्ड निकाला, यूज कर लिया। ठीक है, सबसे तेजी हुआ कैश, फिर आपका सेविंग अकाउंट, और उसके बाद आ गया आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो कि आपका है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। ये बॉडी ने क्या स्टोर किया हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तब आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेगा बॉडी। तो ये इस तरीके से है। तो बॉडी आप एफडी को कब यूज करते हो?
जब बॉडी को जरूरत पड़ती है, ऐसी डिमांड होती है, वैसे थोड़ी आप एफडी अपनी तोड़वाने वाली है ना, वैसे थोड़ी आप उस एफडी को तोड़ोगे, आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, तो बॉडी क्यों यूज करेगी उसको फैट्स। ठीक है। तो अब बॉडी की डिमांड्स कब बढ़ेगी, जब आप ऑक्सीडेटिव सिस्टम में काम कर रहे हो, जब आपको लग रहा है, जब आपकी बॉडी को लग रहा है कि भाई हाँ इसको 40-50 मिनट कॉन्टिन्यूसली काम करना है, जब आप धीरे 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 भाग रहे हो, तब बॉडी को ऐसा लग रहा है कि अच्छा अब बॉडी को जरूरत पड़ रही है, अब हमें अपने फिक्स डिपॉजिट को भी यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ऑक्सीडेटिव सिस्टम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉडी फैट्स को यूज कर सकती है एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है। बात क्लियर होगी। अब बॉडी ये काम करती कैसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी स्टोरेज को पहले ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि जो आपका फैट है जो स्टोर्ड फॉर्म में है ना, वो आपका इमिडिएटली एनर्जी नहीं बना सकता। तो बॉडी पहले उसको तोड़ती है, किस फॉर्म में, फैटी एसिड्स की फॉर्म में। बॉडी उसको ब्रेक डाउन करेगी फैटी एसिड्स की फॉर्म में, और वो फैटी एसिड्स जो है वो आपके ब्लड के थ्रू जाएंगे, आपके ब्लड में आ गए फैटी एसिड। ठीक है। अब ये ब्लड के थ्रू जाएंगे कहाँ पे, आपके मसल्स पे, जो आपके रिक्रूटेड मसल्स है जहाँ पे एनर्जी चाहिए अपने। ठीक है। वहां पे किसके पास जाएंगे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, आपका पावर हाउस ऑफ सेल। सेल के अंदर जाएंगे फैटी एसिड्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा भैया, इस फैट को यूज करेगा, फैट मॉलिक्यूल्स को यूज करेगा, और इनसे बना देगा एनर्जी, एटीपीज बना देगा। तो हुआ क्या कि आपकी बॉडी ने स्टोर्ड फैट को यूज कर लिया एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी डिग्रेड हो गई एज अ फॉर्म ऑफ हीट। जो आपने एक्सरसाइज करी, जो आपने वो एक्सरसाइज कर लिया, जो आपने वो एनर्जी वहां पे लगाई, तो एटीपी से वो एनर्जी बनी, आपकी एक्टिविटी मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और वो एनर्जी किस फॉर्म में डिग्रेड होती है, वो हीट की फॉर्म में डिग्रेड होती है। तो बस भैया, हम ये बात करते हैं ना कि फैट हमने कम कर दिया, वो फैट गया कहाँ, वो फैट कहाँ गया बताओ। मैंने बताया कि एनर्जी डिग्रेड होती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। आपने एक्टिविटी कर ली, तो वो जो एक्टिविटी करी है आपने, जो इतना ज्यादा काम किया है आपने, वहां पे वो फैट यूज हो चुका है एनर्जी बनाने के लिए, और वो एनर्जी डिग्रेड हुई है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो वो जो गर्माहट आपकी बॉडी से निकली है, हीट, उसके उस फॉर्म से वो डिग्रेड हो गई। क्लियर हो गया बात। गुड। तो इस तरीके से आपकी बॉडी फैट्स को यूज कर सकती है एनर्जी के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको ट्रेनिंग जो है ना फैट लॉस के लिए, इसलिए हमें बहुत स्मार्ट तरीके से चलना होता है। फैट लॉस सिर्फ वो नहीं है कि आप कार्डियो से कर लो, सिर्फ कार्डियो से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम को ज्यादा यूज कर रहे हैं। फैट लॉस हो जाएगा, इवन ज्यादा फैट लॉस हमें देखने को मिलेगा। बट एक चीज नोटिस करना आप, जो स्टडीज हुई है ना इन दोनों के ऊपर, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको सिर्फ कार्डियो ही करना है फैट लॉस के लिए, ये भी नहीं कह रहा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको ऑक्सीडेटिव सिस्टम को यूज करना है कार्डियो के लिए, बट वो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जरूर कहा है। इसलिए कार्डियो एक टूल है फैट लॉस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि वहां पे हम जो आपकी स्लो टू, मतलब जो हम लो इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं ना, जो मैंने बताया 40-50 मिनट हम धीरे 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 भाग रहे वाला वैसा कार्डियो, वो इफेक्टिव है। अब यहाँ पे जो स्टडीज हुई है उसमें क्लेम किया गया है क्लियरली, दो ग्रुप्स लिए गए, है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब इन दोनों के ऊपर क्या स्टडी हुई, ग्रुप ए को करवाया गया वेट ट्रेनिंग, ठीक है ना, मतलब जिम वाली एक्सरसाइजेस, और ग्रुप बी को करवाया गया खूब खूब कार्डियो, 50 मिनट 1 घंटा कार्डियो रोज रोज। यहाँ पे वेट ट्रेनिंग 1 घंटा कराई जा रही है, दोनों का कैलोरी डेफिसिट चल रहा है। ठीक है। अब ये देखा गया 12 हफ्ते के बाद, जो कार्डियो कर रहे थे ना, एक्सेसिवली जो कार्डियो कर रहे थे, आधा मतलब 1 घंटे के आसपास, 45 मिनट्स 1 आवर, इन लोगों का ओवरऑल वेट बहुत कम हो गया, वेट रिड्यूस हुआ यहाँ पे ज्यादा, वेट रिडक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा देखा गया। बट जो वेट ट्रेनिंग कर रहे थे और कैलोरी डेफिसिट पे थे, और कार्डियो जो नहीं कर रहे थे, इनका वेट रिडक्शन उतना नहीं देखा गया जितना यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे ज्यादा देखा गया, यहाँ पे बहुत लेस वेट रिड्यूस हुआ, लेस वेट रिड्यूस।
बट ये भी चीज जब नोटिस करी गई कि जब इनका बॉडी कॉम्पोजिशन चेक हुआ तो जो ग्रुप ए वाले थे इनका मसल लॉस नहीं हुआ, नो मसल लॉस। बट जो ये वाला ग्रुप था इसमें मसल लॉस भी देखा गया, इसमें मसल लॉस भी हुआ। फैट लॉस तो हुआ ही हुआ, मसल लॉस भी हुआ यहाँ। तो मतलब ये देखा गया कि कार्डियो फैट लॉस के लिए तो बहुत जबरदस्त है ही है, नो डाउट, क्योंकि बॉडी वहां पे ऑक्सीडेटिव सिस्टम में फैट को एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकती है। वो तो देखा ही देखा, बट ये भी देखा गया कि भैया ये ज्यादा कार्डियो करने से, क्योंकि हम मसल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं ना, हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो क्या हमारा मसल की रिटेंशन एबिलिटी इतनी रहेगी कि हमारी मसल रिटेन करेंगे? क्योंकि यहाँ तो वेट ट्रेनिंग टाइप का कुछ है ही नहीं, हम अपने मसल्स को स्पेसिफिकली टारगेट ही नहीं कर रहे। तो जब उसको टारगेट ही नहीं करेंगे, मैंने याद करो फर्स्ट दिन बताया था कि जब हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, जब हम अपने मसल को टारगेट करें, डैमेज दें, ताकि बॉडी उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस करे। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, हम स्पेसिफिकली मसल को ट्रेन ही नहीं कर रहे, तो बॉडी नहीं चाहेगा उतने मसल्स को रिटेन करना। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए यहाँ पे वेट रिडक्शन तो ज्यादा देखा गया, बट यहाँ पे मसल लॉस भी ज्यादा देखा गया, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ वेट भी ज्यादा कम हुआ। यहाँ पे कम वेट हुआ रिड्यूस, बट मसल लॉस नहीं हुआ, याद रखना। इसीलिए जब देखा कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग, जिसको बेस्ट फैट लॉस हम कहते हैं, वो तब अचीव हुआ जब इन दोनों ट्रेनिंग का मिक्सचर हुआ, यानी वेट ट्रेनिंग भी करी गई प्लस कार्डियो का भी यूज हुआ। तो वहां पे ये देखा गया कि हमारी बॉडी ने मसल्स को भी रिटेन किया, मतलब हमारा मसल मास भी लॉस नहीं हुआ, और फैट लॉस भी ज्यादा हुआ जब इन दोनों ट्रेनिंग को मिक्स करके हमने यूज किया, कार्डियो भी करा वेट ट्रेनिंग भी किया। 3 दिन कार्डियो 3 दिन वेट ट्रेनिंग, इस तरीके से वैसे ये स्टडी करी गई थी, और ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको भी ऐसा ही करना है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा देखा गया, क्योंकि आप मसल्स को भी ट्रेन कर रहे हो, जिससे कि क्या है, मसल्स की रिटेंशन एबिलिटी बढ़ेगी, आप उसको डैमेज दे रहे हो तो आप अपने बॉडी को एक स्ट्रेस दे रहे हो कि भैया आपको इसको भी बचा के रखना है, इसको भी आपने रिटेन रखना है, और साथ में कार्डियो वगैरह भी आपका चल रहा है, ताकि आप एक तो ज्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ा सको, दूसरा आप अपने फैट को भी बर्न कर सकते हो ड्यूरिंग वर्कआउट। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट फैट लॉस देने वाला है, और आपके मसल्स को भी टोन अप रखेगा, मसल्स को भी बरकरार रखेगा। तो ये दोनों का यूज आपको ज्यादा फायदा देगा। अगर किसी का गोल ऐसा है कि उसको वेट रिड्यूस करना है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है, और जल्दी करना है, तो मैं तो यही कहूंगा सिर्फ कार्डियो करो, वो ज्यादा अच्छा है। बट गोल ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, कि उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, उसको मतलब है सिर्फ वेट रिड्यूस से करने से, तो मैं ये कहूंगा कि वेट ट्रेनिंग ना करो। हालांकि ऐसा ठीक नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप मसल लॉस भी कर रहे हो जो कि आपने बड़ी मेहनत से अचीव किया था, वो भी आपका होगा, बट क्योंकि आपका गोल ही वेट रिडक्शन है, बाकी चीजें है ही नहीं, तो फिर आप सिर्फ उसके साथ भी अगर जाओगे तो वो ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा वेट रिडक्शन के लिए। ठीक है, इवन आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी।